दारम जान, मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो तुम मुझे मिस करोगे? उदास होगे तुम? अपसेट फील करोगे सैमी को याद करके? सैमी शिफा के गाल से चॉकलेट साफ कर रहे दारम को देखकर पूछ गई। बिल्कुल भी नहीं। कौन पागल होगा जो रात दिन की चकचक से पीछा छूटने पर उदास होगा या डल फील करेगा? नॉनसेंस। मैं तो बहुत खुश हूंगा तुम्हारी वजह से मैं अपने दोस्तों में नहीं जा पा रहा, तो अब आराम से जाया करूंगा। दारम शिफा को अच्छे से टेबल पर बिठाकर खुद गिरने के अंदाज में पीछे कुर्सी पर बैठा। लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा और सबको बताऊंगा वहां पर कि मेरे दारमजान बहुत अच्छे थे। सैमी उसके लापरवाह अंदाज पर नम आंखों से मुस्कुराते हुए उदासी से बोली। क्या मतलब? कहाँ जा रही हो तुम? दारम अचानक अलर्ट हुआ। लंदन। टुमारो नाइट फ्लाइट है हमारी। अब मैं हमेशा के लिए लंदन वापस जा रहा हूँ। सैमी उदासी से बोली, जिस पर दारम झटके से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। क्या मतलब? क्यों जा रही हो? दारम ने मुश्किल से बात मुकम्मल की। मेरे बीडी ने पास्ट में तुम्हारी फैमिली को हर्ट किया था ना, और तुम्हारी फैमिली मेरे बीडी को फॉरगिव नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए मेरे बीडी मुझे लेकर वापस जा रहे हैं। अब वो कभी तुम्हारी फैमिली को हर्ट नहीं करेंगे। पता है दारम जान, सुबह मैं हॉस्पिटल में बहुत रोया था। मैंने जिद की बीडी से कि वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन बीडी भी बहुत रोए, इसलिए अब मैं चला जाऊंगा उनके साथ। लेकिन मैं तुम सबको बहुत मिस करूंगा, स्पेशली तुम्हें और लिटिल डॉल को। सैमी ने आंसू पोंछते हुए शिफा के गाल का बोसा लिया था। पर ऐसे कैसे तुम जा सकती हो? दारम ने उसका बाजू खींचकर अपने सामने किया। सैमी, आई एम टेलिंग यू, अगर ये कोई मजाक है तो नहायत ही घटिया किस्म का थर्ड क्लास और बेहुदा मजाक है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और मैं जा रहा हूँ अंकल से मालूम करने। अगर ये झूठ निकला ना भूरी बिल्ली, आई स्वेयर मैं तुम्हें खुद पड़ोस वाले सादिक अंकल के बुलडॉग के आगे छोड़ कर आऊंगा, बता रहा हूँ मैं। दारम सैमी के बाजू छोड़ते हुए उसे वार्न कर गया। दारम जान, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? बीडी ने सुबह ऐसा ही कहा, और डॉक्टर अंकल बीडी को मेरी तरफ से कन्विंस भी कर रहे थे, बट बीडी नहीं माने। हमारी तो टिकट्स भी कंफर्म है। सैमी अपना बाजू से हिलाते हुए बोली, फिर अपना दुखता बाजू देखकर मुंह फुलाकर गोया हुई। और अब मैं लंदन जाकर तुम्हें बिल्कुल याद नहीं करूंगा। मैं अपने फ्रेंड्स को भी कुछ नहीं बताऊंगा तुम्हारे बारे में। तुम बहुत रूड हो। और वो नकी भाई निशा, अपने आप को क्या कहते हैं? सैमी ने मुंह में उंगली रख कर सोचा। हाँ, याद आया, खोड़ोस। वो हो तुम, खोड़ोस हो तुम। मैं इतना अपसेट हूँ और तुम मुझे बुलडॉग से डरा रहे हो? हाउ मीन दारम जान। सैमी ने दारम को नए लकब से नवाजते हुए अपनी उदासी भी बावर करवाई थी। अच्छा, तो तुम सच में कल लंदन जा रही हो, हमेशा के लिए? दारम के लहजे में खुद ब खुद उदासी घुली। सैमी नम आंखों से सिर्फ सर हिला गई। सैमी के इस बात में सर हिलाने पर दारम अफसरदा सा पीछे कुर्सी पर वापस बैठ गया। साहिर उसका वाहिद दोस्त था जिसके साथ वो खेलता था। साहिर के जाने के बाद दारम काफी उदास और खामोश खामोश रहने लगा था। उसकी उदासी और खामोशी को सैमी ने तोड़ा था। भले वो दारम को तंग करती थी, लेकिन दारम की तन्हाई की बेहतरीन पार्टनर थी। और अब वो जा रही थी, मतलब दारम कर से फिर से अकेला। यही सोचकर वो कुछ और अफसरदा हो गया था। दारम जान, बेग हाउस के सारे मेंबर सैमी को इतना सारा लव करते हैं, और तुमने कहा था कि सब सैमी की बहुत केयर भी करते हैं। तो क्या मैं अगर अपने बीडी की तरफ से सबसे सॉरी करूं तो वो मेरे बीडी को फॉरगिव कर देंगे? सैमी की उम्मीद भरे सवाल पर सर झुकाए बैठे दारम ने सर उठाया था। आई डोंट नो। दारम ने कंधे अचका कर लाइल्मी का इजहार किया। वो वाकई नहीं जानता था कि हसन कमाल ने क्या किया था या उसके घर वाले क्या करेंगे। या आई डोंट थिंक ये आइडिया वर्क करेगा, सो ड्रॉप इट। बट अगर वर्क करता तो मैं हमेशा के लिए यहीं रह जाता, फिर हम साथ खेलते और स्कूल भी जाते। सैमी की उम्मीद पल में मलिया मेट हुई थी। बट मैं वहां जाकर कॉल करूंगा, तुम बात करोगे ना? सैमी ने जाने और क्या बोल रही थी, लेकिन निशा के अंदर से इससे ज्यादा उसकी मासूम बातें सुनने की हिम्मत नहीं थी। वो तो कल से जहन में घूम रहे अम्मा जान की बातों से पीछा छुड़ाने के लिए गार्डन में वॉक पर आई थी, लेकिन सैमी की बातों ने उसे मजीद उलझा दिया। खासकर हसन कमाल की हमेशा के लिए वापसी वाली बात निशा के दिल में किसी तीर की तरह लगी थी। तो क्या वो सारी जिंदगी वालदैन के लम से ना बल्द ही रह जाएगी? तो क्या वो कभी नहीं जान पाएगी कि बाप का शफकत भरा हाथ जब सर पर होता है तो कैसा महसूस होता है? तो क्या उसकी जिंदगी का खला कभी पुर नहीं होगा? तो क्या वो अपने बाप को माफ ना करके अम्मा जान की कहे के मुताबिक पछताएगी, एक मलाल एक कसक के साथ सारी जिंदगी गुजारेगी? ऐसे बहुत से सवाल थे जो गार्डन से कमरे तक की सफर में निशा के जहन में गर्दिश कर रहे थे।
कमरे में जाकर वो बेड पर ढह गई, क्योंकि दिमाग में सवाल की बौछार हो रही थी, जिनका फिलवक्त निशा के पास कोई जवाब नहीं था। रात के किसी पहर शदीद ठंड के एहसास से नकीब की आंख खुली थी। इसने आहिस्ता से अपने पेट पर सोई शिफा को बेड पर सुलाया, फिर अकड़े हुए हाथ को झटकने लगा। हाथ झटकते हुए अचानक उसे ख्याल आया, उस पर तो निशा सोई थी, और निशा की आदत थी जिस पोजीशन में सोती थी उसी पोजीशन में सुबह उठती थी। नकीब ने हड़बड़ा कर सिरहाने रखे फोन की स्क्रीन ऑन करके पहलू में देखा। जगह खाली देखकर उसकी नींद भग से उड़ी। वो झट अपनी जगह से उठ बैठा, खिड़की के पार नजर डाली जहां तूफानी बारिश के साथ गरज चमक अरूज पर थी। दिसंबर की बारिश ने कमरे के माहौल को भी हद से ज्यादा ठंडा कर दिया था। वो शिफा को अच्छे से कंफर्टर में ढांक कर फोन लाइट ऑन करके हाथ रगड़ते हुए बेड से नीचे उतरा था। अभी वो स्लीपर में पैर अड़स ही रहा था कि बादल की गरज ने आवाज पर सर उठाकर सामने देखा, और जैसे ही उसकी नजर ग्लास डोर के पार बालकनी में खड़े वजूद पर पड़ी, वो फोन बेड पर फेंकता बिना स्लीपर पहने ही उजलत में बालकनी की तरफ बढ़ा, और दूसरे लम्हे वो निशा के सर पर पहुंचकर उसे कुछ समझने का मौका दिए बगैर उसका बाजू थामे कमरे में तकरीबन घसीटते हुए ले आया था। जिंदगी से तंग आ गई हो, खुदकुशी का शौक हो रहा है, तो जाकर कोई 10वीं 12वीं मंजिल से छलांग लगा दो। एक बार में नहीं मरी तो 3 बार और लगा लेना। इसके लिए तुम्हें दिसंबर की बारिश को अपनी मौत का जिम्मेदार साबित करने की क्या जरूरत है? ये मासूम तो मोहब्बत करने वालों के लोगों के लिए मोहब्बत की बारिश है। नकीब उसे कमरे में लाते ही उस पर बरस पड़ा था। निशा पहली बार नकीब का गुस्से से लाल भभूका चेहरा देखकर दम बखुद से रह गई थी। क्या हुआ? मैंने बचा लिया इसलिए अफसोस हो रहा है? जाओ, जाकर अपनी खुदकुशी कंटिन्यू करो, लेकिन मेरे बालकनी की से नहीं, छत पर जाकर। नकीब उसे उठ बना खड़ा देखकर कंधे से पकड़कर झिंडोर डाला। निशा मज़ाहमत तो क्या ही करती, वो तो पलक तक नहीं झपक रही थी। बोलो, जवाब दो, मरने का शौक हो रहा है? नकीब उसे खामोश देखकर मजीद आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था। नहीं, मैं वो बेचैनी महसूस कर रही थी, तो इसलिए वो। निशा उसके हिलाने पर जैसे होश में आई थी, फिर सर्दी के एहसास से दांत बजाना शुरू कर दिए थे, बदन भी हौले हौले कांप रहा था। बेवकूफ लड़की, बेचैनी महसूस कर रही थी तो जाकर बारिश में खड़ी हो जाओ। नकीब का मन किया अपना सर पीट ले। मैं क्या मर गया था? मुझे नहीं जगा सकती थी? जाकर बारिश में खड़ी हो गई। अब जाओ, जाकर कपड़े चेंज करके बाल खुश करके आओ, मैं तब तक स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाकर लाता हूँ। सर्दी लगा लिया पागल लड़की ने। नकीब उसे छींकते हुए देखकर बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। 10 मिनट बाद जब नकीब भाप उड़ाती कॉफी का मग लेकर कमरे में दाखिल हुआ, तब निशा ड्रेस चेंज करके ड्रेसिंग के आगे खड़ी नम बालों को ड्रायर से सुखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बदन की लर्जिश और हाथों की कपकपाहट उसे अपने काम में कामयाब नहीं होने दे रही थी। उफ, क्या करूं मैं इस पागल जज्बाती लड़की का? न जाने कितनी देर से बारिश में भीग रही थी, जो अब एक ड्रायर तक नहीं संभाला जा रहा। नकीब नफी में सर हिलाता कॉफी का मग सोफे के आगे रख के टेबल पर रखकर वार्डरोब की तरफ बढ़ा था। वहां से एक्स्ट्रा कंफर्टर निकालकर निशा के पास आया, पीछे से उसे अपने सार में लेते हुए कंफर्टर में लपेटा, फिर उसे टेबल पर बिठाकर खुद सोफे की तरफ बढ़ा। ये लो, जल्दी जल्दी पियो। नकीब कॉफी का मग निशा को थमाते हुए खुद ड्रायर लेकर उसके पीछे खड़ा हो गया। नकी ये। अपनी गर्दन पर नकीब की उंगलियों का लम्स महसूस करके निशा जी जान से कांप उठी थी। नकीब से दूर होने की कोशिश की, जब नकीब ने दोनों हथेली उसके कंधे पर जमाई। निशा, तुम्हारी इस बचकाना हरकत की वजह से पहले ही मेरा दिमाग घुमा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि 1-2 लगा दूं, इसलिए चुपचाप कॉफी पियो। नकीब की सख्त संजीदा आवाज पर तो निशा को सांप सूंघ गया था। फिर नकीब के बाल खुश करने से लेकर बाजू में उठाकर बेड पर लाने तक निशा ने चूं तक नहीं की थी। अब बताओ, कौन सी बात तुम्हें इस कदर बेचैन कर रही थी कि तुम्हें सर्दी का एहसास तक नहीं हुआ? जबकि बाहर की हवा छू जाए तो बंदा अंदर तक कांप उठता है। नकीब निशा को किसी छोटे बच्चे की तरह कंफर्टर में लपेटने के बाद इसके दोनों हाथों को तेल से रगड़ते हुए पूछ गया। अम्मा जान वाली बात, निशा नजरें झुकाकर बोली। लेकिन अम्मा जान ने तो तुम्हें अपने फैसले में आजाद रखा है। फिर? नकीब अब इसके दोनों पैरों की मालिश कर रहा था, जो बिल्कुल बर्फ मालूम हो रहे थे। निशा बेचारी चाह कर भी मुजाहिमत करने से आ रही थी। नकी, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या फैसला लेते? निशा अपने कपकपाहट पर बमुश्किल काबू पाते हुए पूछ गई। वेल, मैं तुम्हारी जगह हूं नहीं, इसलिए तुम्हारा दर्द, तुम्हारे जज्बात, तुम्हारे दिल की मौजूदा कैफियत या तुम्हारी करंट मेंटल कंडीशन समझने का दावा करना बेवकूफ़ी समझता हूँ, क्योंकि जख्म जिसके जिस्म पर होता है, दर्द की शिद्दत वही जान सकता है। मैं सो कॉल्ड हमदर्द लोगों की तरह भारी डायलॉग नहीं मारूंगा कि मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ।
तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे एहसासात को महसूस कर सकता हूँ वगैरह वगैरह। इट्स ऑल रबिश। कोई किसी का दर्द उससे बेहतर नहीं समझ सकता, ख्वाह वो कितना ही रहमदिल एहसास करने वाला क्यों ना हो। नकीब निशा के पैर कंफर्टर के अंदर डालकर वापस हाथ रगड़ने लगा। हाँ, इतना कहूंगा निशा, जब बात रिश्तों की आए तो इंसान को एक बार नहीं 1000 बार सोचकर फैसला करना चाहिए। हजारों पहलुओं से अपने फैसले पर गौर व फिक्र करनी चाहिए कि कहीं इस फैसले की वजह से मेरे हिस्से में उम्र भर का पछतावा मलाल तो नहीं आ रहा, जैसे आज तुम्हारे बाबा के हिस्से में आया है। अगर उन्होंने पहले सोच समझकर कदम उठाया होता तो आज सूरत हाल कुछ और होती। अब नकीब निशा की पेशानी पर बाम लगा रहा था। ये बात मेरी तब समझ में आई थी जब मैंने पहली बार इन धड़कनों में निशा कमाल का नाम सुना था। नकीब ने उसके मनमोहने मुखड़े को अपने गर्म हाथों के प्याले में भरकर उसकी पेशानी से अपनी पेशानी टकराई। जब अम्मा जान ने मुझे हमारे निकाह का बताया था, यकीन करो दिमाग में फौरन कहा था कि नकीब सब खत्म करके चला जा। लेकिन उस वक्त अम्मा जान ने मुझे बस इतना कहा था, अगर वापस आकर भी मेरी यही राय रही तो मैं अपने फैसले में आज़ाद हूँ। अगर उस वक्त मैं अम्मा जान की बात ना मानता और बचपन से तुम्हारे साथ हुई खटपट को मुद्दा बनाकर सब खत्म कर जाता, तो आज मैं जिस अजियत में होता इसका तसव्वुर भी मेरे लिए सुहाने रूह है। नकीब ने शिद्दत से अपने लब उसकी पेशानी पर रखे थे, फिर निशा को दोनों कंधों से थामते हुए बेड पर दराज किया। इसलिए इस्लाम में गुस्सा, कीना, बुग़्ज़ जैसी हराम चीज़ों से परहेज करते हुए दरगुजर करने की तलकीन की गई है। खैर, अब सर तक कंफर्टर में गायब होकर सो जाओ और इतना खुद को हल्कान करने के बजाय अल्लाह से रुजू करो, वो बेहतर राह दिखाएगा। नकीब खुद बीच में होकर एक हाथ में शिफा जबकि दूसरे हाथ में निशा को खुद में समेटकर आंखें बंद कर गया। थैंक्स नकी। निशा अपना फैसला करके हौले से मुस्कुराते हुए नकी के गिर्द अपना नाजुक हाथ फैला चुकी थी। केयरफुल मिसेस, बंदा बशर हूँ, कहीं इस खूबसूरत अनायत पर दिल बेकाबू होकर बहक ना जाए। नकीब की नींद में डूबी आवाज आई। आप रात के 3 बजे भी बाज नहीं आते ना? निशा उसी हाथ का जोर का मुक्का बनाकर उसके सीने पर जड़कर वापस उसकी शर्ट मिट्टी में जकड़ते हुए आंखें बंद कर गई। आज संडे का दिन था। सब अभी नाश्ते की टेबल पर आकर बैठे ही थे जब सैमी व्हील चेयर धकेलते हुए अंदर दाखिल हुई और व्हील चेयर पर सर पर सफेद पट्टी बांधे, कंधों पर ब्राउन चादर फैलाए, सर झुकाए बैठे शख्स को देखकर सब अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए, जबकि निशा नकी वहां मौजूद नहीं थे। मैं जानता हूँ मेरी आमद आप लोगों पर सख्त गरा गुजरी है, लेकिन मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सिर्फ चंद मिनट से दें, इसके बाद मेरा मनहूस साया मेरे बच्चों और आप लोगों की ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। किसी के कुछ बोलने से पहले ही हसन कमाल ने शिकस्ता आवाज़ में इल्तिजा की थी। तुम बहरोज, इन्हें बोलने दो, और दारम तुम सैमी का और अपना नाश्ता लेकर ड्राइंग रूम में जाओ। अम्मा जान ने कड़े तेवर लिए आगे बढ़े बहरोज साहब का बाजू थामते हुए दारम को हुक्म दिया, जिस पर वो फौरन एक प्लेट में नाश्ता निकालकर सैमी को अपने पीछे आने का इशारा करता वहां से निकल गया था। मैं जानता हूँ, मैं माफ़ी तो बहुत दूर की बात है, माफ़ी मांगने का हक तक नहीं रखता, लेकिन फिर भी आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि खुदारा मुझे माफ़ कर दें। कितनी ज़िंदगी लिखी है मेरी नहीं जानता, लेकिन अब मज़ीद ज़मीर का बोझ उठाया नहीं जाता। हसन कमाल ने हाथ जोड़कर भीगे थके हुए लहजे में इल्तजा की, जिस पर सबने लब भींचे, लेकिन अम्मा जान की उकाबी नजरों से दानिश का बेचैनी से पहलू बदलना छुपा नहीं रहा था। जानता हूँ, मैं कल भी खुदगर्ज था, आज भी खुदगर्जी से ही काम ले रहा हूँ। मैं इस बात से भी अच्छी तरह वाकिफ हूँ कि मेरी आमद ने आप लोगों और मेरे बच्चों की हंसी बसी जिंदगी में तूफान ले आई है, और इतना सब करने के बाद भी मैं माफ़ी का तालिब बना खड़ा हूँ। ये खुदगर्जी नहीं तो और क्या है? हसन कमाल खुद अजियती से मुस्कुराए। खैर, मैंने हमेशा के लिए ये शहर, ये मुल्क छोड़ने का फैसला लिया है। आज रात मेरी फ्लाइट है, हो सके तो मुजरिम को माफ़ कर दीजिएगा। वादा करता हूँ दोबारा वापस नहीं आऊँगा। मुझे माफ़ कर देना मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर देना। हसन कमाल ने जब्त से मुठ्ठियां भींचे लाल चेहरे के साथ खड़े दानिश पर एक नज़र डालकर व्हील चेयर घुमाई, जब अकब से आई भीगी आवाज़ पर सब बैकवर्ड पलटे थे। आज से 24 साल पहले भी बिना मुझ पर एक नज़र डाले, बिना मेरे बारे में एक बार सोचे पीठ दिखाकर ऐसे ही गए होंगे ना आप? निशा दरवाजे के बीचों बीच भीगे चेहरे के साथ लाल आंसुओं से भरी आंखों में ढेरों शिकवा लिया हसन कमाल को देख रही थी। जाना ही था तो आए ही क्यों थे आप? या फिर उस दिन जिस तरह मेरी माँ को जीते जी मार गए थे, मेरा भी गला दबा जाते ताकि ये किस्सा ही खत्म हो जाता। निशा ने बेदर्दी से अपने आंसू हथेली के पर्स से रगड़े थे।
नहीं मेरा बच्चा, ऐसे ना कहो। हसन कमाल ने तड़प कर व्हील चेयर से उठने की कोशिश की थी, लेकिन कमजोरी की वजह से लड़खड़ा गए थे। जब दानिश और निशा बिजली की तेजी से उन तक पहुंचकर उन्हें बर्वक्त संभाल गए, फिर बड़े एहतियात से उन्हें वापस चेयर पर बिठाकर उनके कदमों में बैठ गए। क्यों बाबा, पूरे 24 साल बाद आप लौटे हैं, क्या हम बहन भाई का आपसे नाराज होने का भी हक नहीं? आपके शिकवा दानिश की तरफ से था। बच्चों, माफ करने का मतलब होता है सामने वाले को उसके किए की नदामत शर्मिंदगी से आज़ाद करना। इसलिए जब किसी को माफ करो तो दिल से, उसके साबका रवैयों को शीशे पर लगे गिर्द की तरह साफ करो। दोबारा मरकर भी उसके पिछले अमाल को जुबान पर ना लाओ। यही माफ करने का असूल है, क्योंकि हम माफ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करने के लिए करते हैं, अपनी ज़ात को बरतर या सामने वाले को नादिम और शर्मिंदा करने के लिए नहीं। जब दोनों बहन भाई ने अम्मा जान को हसन कमाल को माफ करने का फैसला सुनाया था, तब अम्मा जान ने उन्हें ये बात कही थी, और तभी दोनों ने तय किया था कि जब अपनी जिंदगी में हसन कमाल की हैसियत को कबूल ही कर रहे हैं, तो फिर अपने सामने उन्हें मजीद शर्मिंदा करके एक बाप की अजमत नहीं झुकाएंगे। इसलिए अब दोनों पुरानी बातों को भुलाए नया शिकवा कर रहे थे। न, नहीं मेरे बच्चे, तुम लोगों का ही हक है मुझ पर। मैं तुम लोगों के हर लाड नाज नखरे उठाने को तैयार हूँ। बस बस मुझे माफ। हसन कमाल ने दोबारा हाथ जोड़ने चाहे थे, जब दोनों ने सूरज से उनका हाथ अपने हाथ में लिया था। नहीं बाबा, माफी मत मांगे। जो गुजर गया वो गुजर गया, जो है वो वक्त हमारा है। माजी लौटता नहीं, हमें हाल संवारना है। इसलिए अब दोबारा कभी माजी का जिक्र नहीं होगा। दानिश कतियत से बोला। हसन कमाल तो अपने बच्चों की आला ज़र्फी उनके बाबा कहने पर ही निहाल हो गया था। फौरन आगे झुककर दोनों के गिट बाहें फैलाते हुए फूट फूट कर रो दिया। फिर तीनों इतना रोए वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भीग गईं। बच्चों, न जाने कितनी सांसें और बची हैं मेरी। मैं अपनी बची जिंदगी का हर लम्हा तुम लोगों के साथ जीना चाहता हूँ। प्लीज मेरे साथ मोहसिन मंदिर चलो। काफी देर दिल का गुबार निकालने के बाद जब वो लोग अलग हुए तो हसन कमाल ने दोनों के सर का बोसा लेते हुए कहा। हसन कमाल के बोसों को दोनों ने पूरे हक से पूरी शिद्दत के साथ वसूल किया था। जी नहीं, आप अभी इसी वक्त हॉस्पिटल चल रहे हैं। मैंने एम्बुलेंस कॉल की है, अभी कुछ देर में पहुंचने वाली है, और परसों का आपका ऑपरेशन है, और इस बात में मैं कोई बिल्कुल बहस नहीं चाहूंगा। तभी वहां डॉक्टर सफदर ने हसन कमाल को घूरते हुए एंट्री मारी। लेकिन यार बच्चों बच्चों आप लोग ही अपने जिद्दी बाबा को समझाओ। भाई मैं तो थक गया हूँ। जी बाबा, हम अभी हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं। हम अब आपकी सेहत को लेकर मजीद कोई रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने और दानिश ने सुबह ही सब डिसाइड कर लिया था। हॉस्पिटल में हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए नो एक्सक्यूजेज। निशा हसन कमाल की बात कता करती बड़े मान से उन पर रोब झाड़ते हुए बोली। अंकल, दानिश, तुम लोग बाबा को लेकर जाओ, मैं रेडी होकर आती हूँ। निशा अपनी जगह से खड़ी हुई। हसन कमाल का तो बस नहीं चल रहा था अपने बच्चों पर दुनिया निछावर कर दे, लेकिन डॉक्टर सफदर की घूरी और निशा और दानिश की प्यार भरी धमकी से मजबूर होकर एक बार फिर सबसे माफी गुजारिश करते हुए सलाम करके डॉक्टर सफदर के साथ निकल गए। हमने सही किया ना अम्मा जान? आप लोगों को हमारी पेशकदमी बुरी तो नहीं लगी? निशा ने सबके चेहरे देखते हुए पूछा। नहीं बच्चों, बल्कि आज आपने मेरा सर फख्र से और ऊंचा कर दिया। हमें गरूर है आप दोनों पर। अम्मा जान निशा को गले लगाते हुए दानिश के सर पर हाथ रख गईं। और मामू जान, आप लोग? बच्चे, आपके मामू जान हमेशा इस बात में खुश थे, जिनमें उनका लाडला निशा बेटा खुश था। फिर आज हम कैसे गुस्सा हो सकते हैं? बल्कि हमें फख्र है आप पर। बहरोज और शहरोज साहब ने बैक वक्त निशा के सर पर हाथ रखा, साथ दानिश को गले लगाया। नक्की, मैंने ठीक किया ना? निशा खुशी से नकी का बाजू हिलाते हुए पूछ गई। आज तो मैडम के रंग ढंग ही बदल गए थे। नकीब ने बड़े गौर से उसकी खुशी से लाल हो रहे चेहरे को देखा, जो आंखों में सच्ची खुशी लिए चमक लिए सरापा सवाल बनी थी। जी मोहतरमा, अब बस ख्याल रखना कि इस ठीक में तुम अपने मासूम शौहर के साथ कोई नाइंसाफी ना कर जाओ, क्योंकि ससुर साहब के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। बाबा से मिलकर उनकी खिदमत में अपने शौहर की बेताबी, उसकी मासूम जज्बातों को फरामोश मत कर देना। बस इतनी सी गुजारिश है। नकीब ने अपना ही खाता खोला हुआ था। निशा नफी में से हिलाते हुए कमरे में चली गई थी। दानी, आपका क्या ख्याल है? दानिश सबके उधर होते ही दानीन के करीब हुआ। चलिए चलो अंग्रेजी बाबू, आज तुम्हारी जुबान में कहती हूँ। यू आर ऑसम। मैं बहुत फजर महसूस कर रही हूँ।
तुम पर। दानील मुस्कुराहट दबाते हुए बोली, जिस पर दानिश उसे मसनूई घूंसी से नवाजते हुए वहां से निकल गया। 2.5 महीने बाद। मैं बता रही हूँ दरी, मैं उस अंग्रेजी बाबू के साथ रुखसती किसी कीमत पर नहीं करवाऊंगी। दानील ने 10 दिन से तकिया कलाम की तरह इस्तेमाल कर रहे जुमले को एक बार फिर इस संभाल में लाया था। दानील, तुम ये बात जिस दिन से रुखसती की तारीख तय हुए 10,000 से ज्यादा मर्तबा दोहरा चुकी हो। अब तो ये आलम है, कोई मुझसे तुम्हारा नाम भी पूछता है तो मैं तुम्हारे ताजा तरीन तकिया कलाम बताने लगी हूँ। दरक्षा स्विच होते हुए बोली, और अगर निकाह अंग्रेजी बाबू ने किया है तो तुम्हारे ख्याल में तुम्हें रुखसत करवाने कोई अरबी बाबू आएगा? हद है बेवकूफ़ी की। दरक्षा ने कमर पर हाथ रखते हुए तासुब से सर हिलाया। मुझे नहीं पता, बस तुम जाकर रुखसती कैंसिल करवाओ। दानील ने कुशन को गोद में रखते हुए हुक्म सुनाया। अच्छा, घर में मेहमान आना शुरू हो चुके हैं। हम यहाँ 2 दिन से माइयों का जोड़ा पहने बैठे हैं और 2 दिन बाद हम दोनों की बारात है और मोहतरमा के इर्शादात तो मुलाहिजा करें, रुखसती कैंसिल कराओ। दरक्षा ने दानील की नकल उतारी। दूसरे लफ्जों में तुम मुझे अम्मा जान की दुआओं के बजाय उनके जूते चप्पल के साय में रुखसत करने को कह रही हो? ना बाबा ना, ये ना होगा मुझसे। दरक्षा फौरी नफी में सर हिलाती दानील के बराबर बैठ गई। तुम हो ही सदा की डरपोक, लेकिन मैं बता रही हूँ, मैं उस अंग्रेजी बाबू के साथ रुखसत नहीं होंगी, मतलब नहीं होगी। 2 महीने से अंकल का बिजनेस वाइंड अप करके यहाँ शिफ्ट करने के बजाय लंदन में जाकर बैठा है। मैं क्या बेवकूफ हूँ? मुझे नहीं पता वहां पर वो क्या कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? इसको आशिकी कर रहा होगा, और क्या। आगे होगी कोई अपनी जैसी फिरंगी पसंद, डेट सेट मार रहा होगा और अब शादी से 5 दिन पहले आके बड़ा नेक साले बच्चे बनकर रुखसती करवा रहा है, जैसे मैं होने दूंगी। दानील बहरोज बेग नाम है मेरा, घर बैठे दुनिया की खबर रखती हूँ। दानील बिना सवाल करने पर वाले पर ध्यान दिए अपनी नादिर तहकीक का नमूना पेश कर गई। अच्छा, मेरी रट छुई तो बहुत इंटेलिजेंट हो गई है 2 महीने में। काश ये अकल 3 महीने पहले आती तो मैं कुछ फाइनल रिजल्ट का भलाई हो जाता। भारी मर्दाना आवाज पर दानील गोद में रखा कुशन फेंकती झटके से पलटी थी और दरवाजे के फ्रेम में ब्लैक शर्ट पर ब्राउन पैंट पहने पॉकेट्स में दोनों हाथ डाले इस्तादा दानिश को देखकर बेसाख्ता दिल धड़का था। बाय द वे, आपको ये सब इल्हाम हुआ था या आपने कोई मक्खर रखा हुआ है जो आपको लाइव मेरी वीडियोस दिखाता था? दानिश भारी भारी कदम जमीन की बजाय दानील के दिल पर रखकर धड़कनों का शोर दुगना करते हुए दानील के रूबरू हुआ। मैंने क्या रखा? उसे छोड़ो अंग्रेजी बाबू, तुमने क्या खोया इन 2 महीनों में, उस पर ध्यान दो। दानील धड़कनों को बेवक्त शोर पर काबू पाते हुए बोली। मैंने क्या खोया है? मेरा सब कुछ तो मेरे सामने है। दानिश का लहजा गंभीर हुआ। अपनी उर्दू खोया है, मेरा मतलब है खराब कर ली है। दानी ने उसके नरम गरम नजरों से रिवर्सने से बचने के लिए आसपास नजर दौड़ाते हुए बोली। थोड़े नादान, थोड़े बदमाश हो तुम, मगर जैसे भी हो मेरे लिए खास हो तुम। आप हैं ना ठीक करने? दानिश बाज नहीं आ रहा था। आखिर 2 दिन से एक झलक के लिए तरसा हुआ था। ऊपर से उन 2 महीनों में उस जालिम लड़की ने फोन पर बात भी सबके सामने इज्तिमाई तौर पर की थी। कुछ तो तंग करने का हक बनता था ना। प्लीज, अनफॉर्चुनेटली सॉरी, बैडली, मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ। डियर दानी भाई एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट दानीन माइयों बैठी जिसका खास तौर पर आपसे पर्दा है। दरक्षा अपनी मौजूदगी का एहसास लाते हुए दानीन को अपने पीठ के पीछे कर गई। बट यहाँ तो ये रुखसती रखवाने की भाट कर रही हैं, अगर मैंने गलत नहीं सुना तो। दानिश मुस्कुराते हुए एक कदम पीछे हुआ। हाँ, तो अभी भी कर रही हूँ, बल्कि जा रही हूँ करने। दानीन जोश में दरवाजे की तरफ बढ़ी। ओह, इट मीन्स मेरी राइट चिल्ली जेलस हो रही है। डोंट वरी, आई नो हाउ टू हैंडल माई लेडी। दानिश आंखों में शरारत लिए दानीन की राह में हाइल हुआ था। चेहरे पर मासूमियत के साथ जितनी संजीदगी मुमकिन थी वो सजा चुका था। मेरे रास्ते से हटो अंग्रेजी बाबू, तुम दानील बहरोज बेग को तुमने बहुत हल्का ले लिया। दानी ने फर्जी कॉलर झाड़े थे, जिस पर दानी ने फौरन अपने प्लान को अमली जामा पहनाया। दानील, क्या आपको इस रिश्ते से इसलिए एतराज है कि मैं एक नौ मुस्लिम हूँ? आपकी तरह पैदाइशी मुसलमान नहीं। मेरे वालिदैन आपके वालिदैन की तरह मुसलमान नहीं हैं। दानिश काफी संजीदगी से बोला, जिस पर दानी ने सर उठाकर उसे देखा, जो आज भी नजरें झुकाए खड़ा था। उसकी पेशानी पर नमाज का निशान किसी कोहे नूर की तरह चमक रहा था।
उसके चेहरे पर वो नूर था जो इसने आज तक किसी मर्द के चेहरे पर नहीं देखा था। दानिश को देखकर उसके दिमाग में हमेशा कहीं की पड़ी वो लाइन आती थी, जो मर्द नजरें झुकाए रखता है उसका सिवाय अल्लाह के किसी के आगे कभी नहीं सर झुकता, क्योंकि उसकी झुकी आंखें बाहया और निगाहें पाकीज़ा होती हैं। उस मर्द के चेहरे पर वो नूर होता है जो देखने वाले को मोहब्बत कर दे। दानीन, जवाब दें, अगर ऐसा है तो आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी, क्योंकि ये एक ऐसा सच है जिसे मैं अपनी जान देकर भी नहीं बदल सकता। दानिश के लहजे में सुर्दगी घुली थी। बताएं। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी महसूस करके उसने सर उठाया, लेकिन निगाहें उठकर भी पर्दे में ही थीं। नहीं, मैं तो बस तुम जैसे अंग्रेजी बाबू से शादी नहीं करना चाहती। उसके अचानक सर उठाने पर दानीन गड़बड़ाई थी, फिर संभल कर अपने हमेशा के लक़ब से दानिश को आग लगा गई। तो मैं भी कोई आपसे शादी करने को मरा नहीं जा रहा। आप क्या दादी जान को क्या इंतकाल करेंगी? मैं खुद जाकर उन्हें इंतकाल करके आता हूँ। दानिश उसके भूंडे तराज पर अपनी एक्टिंग भुलाए फॉर्म में आया था, लेकिन भला उसकी गड़बड़ उर्दू का, जो 2 महीने लंदन में गुजारने से हुई थी। अस्तगफिरुल्लाह, ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं बंद हो गए? दानी ड्राइवरी अंदाज में दोनों कानों पर हाथ रख गई। तोबा तोबा, अल्लाह ना करे मेरी प्यारी दादी जान को कुछ हो। तुम्हारे मुंह में खाक। मैं भी जाकर दादी जान को बताती हूँ कि उनका लाडला उन्हें मारने पर तुला हुआ है। दानिश समझ तो गई थी, लेकिन दिखा ऐसे रही थी जैसे उसे दानिश की बात समझ नहीं आई। अल्लाह माफ करे दानिश, मैंने ऐसा कब कहा? दानिश ने सच में तौबा करते हुए उसे हैरान नजरों से देखा था। अभी कहा और कब कहा? इंतकाल का मतलब मरना होता है। दानिश मरना पर जोर डालकर बोली। सॉरी, मैं रिजेक्ट बोलना चाह रहा था, बट यू नो ना, आई एम क्वाइट वीक इन उर्दू। दानिश शर्मिंदा हुआ। अभी तो बहुत अच्छी उर्दू बोल रहे थे, फिर कैसे क्वाइट वीक हो गए? दानिश भी दानिश थी। और तुम मुझे रिजेक्ट करने वाले थे? मुझे? दानिश कमर पर हाथ रखे खड़े तेवर लिए दानिश के मुकाबिल खड़ी हुई। यस, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड टू मैरी यू मिस्टर एक्चुअली। दानिश भी कहा पीछे हटने वालों में से था। तुमने मुझे फिर एक्चुअली कहा? दानिश सर से पैर तक लाल होते उसके मुकाबिल खड़ी हुई थी, आंखें तो जैसे आग उगल रही थी। आपने मुझे अंग्रेजी भालू कहा। दानिश की जुबान एक बार फिर फिसली। हाँ, मैंने तुम्हें बाबू कहा। तुम खुद को अच्छे से पहचानते हो इसलिए खुद को भालू यानी बियर कह रहे हो। हाँ। दानिश ने कहकर लगाते हुए बियर पर जोर डाला। नो, आई मीन दैट। दानिश अपने लिए भालू सुनकर तिलमिला उठा था। बस कर दो दानी और दाने भाई, आप लोगों का निकाह हो चुका है, वो भी 6 महीने पहले। यहाँ अभी तक शादी की जंग खत्म नहीं हो रही, और आप दोनों की अकल को तो 21 तोपों की सलामी है। निकाह के बाद रिजेक्ट करने का ऑप्शन याद आ रहा है। आप फ्री हैं आप दोनों पर। दरअसल जो कब से खामोश तमाशाई बनी दोनों की तू मैं सुन रही थी, आखिर जब्त का दामन छोड़ती ताले बजाकर उठ खड़ी हुई। निकाह का मतलब शादी ही होता है। साफ लफ्जों में दानी आपकी मिसेस दानीन दानिश हैं और आपके सरताज मिस्टर दानिश हैं। दरक्षा ने मिस्टर एंड मिसेस पर खासा जोर डाला था। दोनों अपनी जगह शर्मिंदा हुए। खैर, आप दोनों पर तो कोई असर होना नहीं है, इसलिए दानी भाई आप अभी यहाँ से जाएं। बाकी की लड़ाई रात माइयों के फंक्शन में कंटिन्यू कर लीजिएगा, ओके? जी। दानिश एक नजर लाल बब्बू का चेहरा लिए खड़ी दानीन पर डालकर सीटी की धुन बजाता वहां से निकल गया था। लोगों को सेंटी करके सिंपत्ति हासिल करना तो कोई इस फिरंगी से सीखे। दानीन ने दांत कचकचाए थे। तुम ना रहने ही दो, दोनों एक ही खेत की मूली हो। दरक्षा उसका बाजू पकड़ती कमरे में दाखिल हुई थी। नक्की क्या है? कब से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। निशा उसके करीब से कजन्स के हटते ही अपने येलो एंड ऑरेंज कंट्रास्ट का गरारा संभालते हुए उसके सामने आई थी। तो मत करे ना, मैंने कोई स्पेशल दावतनामा तो भेजा नहीं है आपको कि आइए मिस निशा कमाल जी, मुझ नाचीज से गुफ्तगू करके मेरी हजरत में 4 चांद लगाइए, मुझ पर एहसान अजीम कीजिए। नकीब उसके दमकते चेहरे से नजर हटाकर खफगी से बोला। नक्की आप समझे ना। निशा उसके खफगी पर हाथ मरोड़ते हुए इल्तजा कर गई। मुझे कुछ नहीं समझना है निशा जी, आप अपने भाई की नंद की बहन की सबकी शादी एंजॉय करें। आपकी तरफ से शौर गया भाड़ में। नकीब गुस्से से कहते हुए साइड से निकलने लगा था जब निशा एक बार फिर सामने आई। नक्की ऐसे इग्नोर तो ना करें। क्यों? इग्नोर करना सिर्फ आपको आता है, इग्नोर करने का हक सिर्फ आपके पास महफूज है। आप जब चाहें जैसे चाहें लोगों को, उनके जज्बात को, उनके ख्वाहिशात को, अरमान को इग्नोर करें और सामने वाला उफ तक करने के हक से महरूम रहे। नकीब तिनक कर बोला, जिस पर निशा ने मुंह लटकाया। नक्की सॉरी ना प्लीज।
निशा ने मस्कीन शक्ल बनाते हुए नकीब का बाजू थामना चाहा था, लेकिन नकीब बर वक्त पीछे हटा। दिल तो उसके सोने रूप को देखकर पिस गया था, लेकिन सबक सिखाना जरूरी था, इसलिए कुछ और सख्त हुआ। नक्की, सॉरी ना प्लीज। निशा ने मस्कीन शक्ल बनाते हुए नकीब का बाजू थामना चाहा, लेकिन नकीब बर वक्त पीछे हटा। दिल तो उसके सोने रूप को देखकर पीस गया था, लेकिन सबक सिखाना जरूरी था, इसलिए कुछ और सख्त हुआ। वैसे तुम्हें फर्क क्यों पड़ा है मेरे बात करने ना करने, नाराज या राजी होने से? तुम कौन सा मोहब्बत करती हो मुझसे? नकीब जेब से फोन निकालकर अनलॉक करता था, पर वहीं से पूछ गया। जुबान तो कह नहीं सकती, तुम्हें एहसास तो होगा, मेरी आंखों को पढ़ लेना, मुझे तुमसे मोहब्बत है। निशा ने चेहरा ऊपर उठाकर आंखों का पैगाम देना चाहा, लेकिन नकीब की नज़र फोन स्क्रीन पर थी। ऐसा निशा को लग रहा था। हकीकत तो ये थी कि पहले हुई इस दुश्मन जान को रखकर वो खुद पर ध्यान देने से कासिर था। कजा के फोन पर। नकी, तू कितना पागल है यार, जिन मोहतरमा के पास तुम्हारे लिए 2.5 घंटे नहीं है, मोहब्बत कहाँ से होगी? नकीब फोन वापस जेब में रखता निशा पर तंज कर गया। नकी, ऐसा नहीं है, आप फिर कैसा है निशा? हमारी शादी को 6 महीने 6 दिन हो गए हैं, और तुम इस 6 महीने 6 दिन के अरसे में कोई एक ऐसे 6 मौके बताओ जब तुमने खुद सामने से आकर मुझसे बात की हो। नकीब की बात पर निशा दोबारा सर झुका गई। उस 2.5 महीने में कोई ऐसा दिन बताओ जब मैंने मजाक में भी तुमसे खुद को वक्त देने का कहा, या बेग हाउस में वापस आने का मुतालबा किया हो। मैंने खुद तुम्हें मौसम मंजिल में रहने की इजाज़त दी, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे बाबा के साथ वक्त मिले, तुम उनकी खिदमत कर सको। परसों भी मैं तुमसे तुम्हारे टफ बिजी स्केड्यूल से 2.5 घंटा नहीं मांगता, अगर मेरा दिल हमारी हमारी 6 मंथ एनिवर्सरी मनाने का ना करता। एक्चुअली एनिवर्सरी तो एक बहाना थी, असल में मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पास मेरे लिए वो भी नहीं था। 2.5 घंटा तो बहुत दूर की बात है, मैं अगर तुमसे 2.5 मिनट भी मांगता तो तुम वो भी नहीं देती। सो प्लीज़ जाकर फंक्शन एंजॉय करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। नकीब बोलकर आगे बढ़ गया, और निशा आंखों में पानी लिए वहीं खड़ी रह गई। क्या हुआ निशा, ऐसे क्यों खड़ी हो? पीछे से आए फरजाना की आवाज़ पर निशा फौरन दोनों हाथों से चेहरा साफ कर गई। कुछ नहीं। बताओ क्या हुआ है? और नकीब इतना मोटा मुंह लिए क्यों घूम रहा है? फरजाना ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आप ही मुझसे नाराज़ हैं वो, निशा ने मुंह लटका के कहा। ओ, लेकिन क्यों? फरजाना ने ओ को खींचते हुए मज़े से पूछा, क्योंकि निशा इस वक्त बड़ा क्यूट फेस बनाए बैठी थी। वो परसों हमारी शादी की 6 मंथ एनिवर्सरी थी, वो चाहते थे कि हम बाहर घूमने जाएं, और तुमने मेरे मासूम भाई की चाह पूरी नहीं होने दी। जी आप ही, वो घर मेहमान आ गए थे, उस चक्कर में मैं भूल गई, और फ़ोन भी शिफा ने जाने कब गिराकर स्विच ऑफ कर दिया था, पता ही नहीं चला। इस तरह शिफा मेहमान सब में उलझकर मुझे उनकी बात याद ही नहीं रही, ना फ़ोन मैसेज के ज़रिए कुछ हुआ। और जब रात 1 बजे वो होटल में इंतज़ार कर करके घर आए, मैं थकन की वजह से सो चुकी थी, और अब उनको लगता है मैंने जानबूझकर। निशा की आंखें उसकी बेनियाजी याद करके फिर भर आई थीं। लेकिन गलत है ना निशा, ये नई नई शादी हुई है तुम लोगों की, उसके बाद बीच में ये वो आता रहेगा जिसकी वजह से तुम लोग घूमने नहीं गए। फिर अंकल के ऑपरेशन के बाद तुम मुंसिफ मंजिल चली गई, अब ऐसा करके उसके साथ ज्यादती तो तुमने कर दी है। नाराज़ होना जायज़ है वैसे उसका। फरजाना पानी का गिलास बढ़ाते हुए बोली। यार आप ही जानती हूँ मैं, मेरी तरफ से नकीब के मामले में बहुत कोताहियाँ हुई हैं, लेकिन ठीक है ना, अब शादी वाले दिन वापस आ तो रही हूँ सब ठीक करने। फिर ये मेरी प्यारी भाभी, ये वो रहने दो, और मेरे प्यारे भाई को कैसे मनाना है वो सोचो। वैसे बड़ा सख्त किस्म का नाराज़ लग रहा है। फरजाना ने मजीद डराया। इससे पहले कि निशा कुछ पूछती, मनाना कैसे है, स्टेज पर रस्म के लिए बुलावा आ गया था। चले अम्मा जान, आपकी दुआओं से सब खैर आफियत से हो रहा है, अल्लाह हमारे बच्चों को ऐसे ही सदा हंसता मुस्कुराता रखे। हसन कमाल स्टेज पर सारी यंग पार्टी को दोबारा महफिल लगाता देखकर दुआ कर दे गए। आमीन, अल्लाह इनके दरमियान मोहब्बत बनाए रखे। अम्मा जान ने भी मुस्कुराकर उनके नज़रों के ताकुब में देखा। मेरी समझ में नहीं आता अम्मा जान, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं या माफ़ी मांगूं? मेरा इतना सब करने के बावजूद आप लोगों ने। हसन कमाल, कितनी बार कहा है, जो हो गया सो हो गया, इस तरह हमसे बार बार माफ़ी मत मांगा करें, हमें अच्छा नहीं लगता। अम्मा जान ने हमेशा की तरह उनकी बात मुकम्मल होने से पहले उन्हें टोक दिया। अम्मा जान, मैं अपने दिल का क्या करूं, जो आप लोगों की आला ज़रफ़ी पर बार बार मुझे अलामत करने के माफ़ी मांगने पर उकसाता है। हसन कमाल बेचारगी से बोले। इसका इलाज है हमारे पास।
अम्मा जान ने अपनी तरफ आ रही ऑरेंज कलर के लहंगे चोली में मलबूस क्यूट सी सैमी को देखा। कैसा हल? मेरी प्यारी बेटी के बदले मुझे अपनी लाडली बेटी दे दें। मेरा मतलब है सैमी को दारम के नाम कर दो। अम्मा जान की बात पर हसन कमाल ने हैरानी से उन्हें देखा, फिर कुछ दूर पर खड़े दारम को। अम्मा जान समझें, आज से मेरी दुरे शहवार आपके दारम की हुई। हसन कमाल मुस्कुराकर बोले, उन्हें उससे बढ़कर क्या चाहिए था कि उनके तीनों बच्चे उनके पास रहें। ऐसे नहीं हसन कमाल, कल फंक्शन में बकायदा मंगनी की रस्म होगी। अम्मा जान ने सैमी का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब किया। अम्मा जान, मैं कल दारम का हो जाऊंगा? सैमी उनकी आखिरी बात सुनकर हैरानी से अपनी भूरी आंखें फैलाकर पूछ गई। हाँ मेरी गुड़िया, आप अपने दारम जान की हो जाओगी कल मंगनी के बाद। अम्मा जान ने उसकी पेशानी चूमकर मोहब्बत से बोली। सच्ची? अम्मा जान, अगर मैं दारम का हो जाऊंगा तो वो सैमी के लिए चॉकलेट भी लाएंगे, उसके साथ बास्केटबॉल खेलेंगे और डांटेंगे तो नहीं? सैमी ने एक मुंह में कई सवाल किए। नहीं मेरा बेटा, नहीं डांटेगा वो। अम्मा जान को उसकी मासूमियत पर दिल भरकर प्यार आया। फिर मैं अभी दारम जान को बता के आता हूँ। सैमी फौरन अपना लहंगा समेटती कजन से झुरमट में खड़े दारम के सर पर धमाका करने के घर से दौड़ी। दारम जान, दारम जान। सैमी की दूसरी आवाज़ लगाने पर दारम ने दांत पीसते हुए उसे इग्नोर करना चाहा। दारम जा। सैमी दारम को ध्यान न देता देख लहंगा छोड़कर दारम का बाजू थामने लगी। जब लहंगा पैर में अटका, इससे पहले कि वो दारम की कदम बोसी करती, दारम बर वक्त उसे कंधों से थाम गया। चैन नहीं है तुम्हें? जब देखो मेरी जान पर सवार इधर उधर गिरती पड़ती रहती हो। दारम उसे खड़ा करते हुए चिल्ला के बोला। अब ऐसे टुकर टुकर क्या देख रही हो? क्या आफत आन पड़ी है जो मेरे नाम के नारे लगाते घूम रही हो? दारम उसे खुद को घूरता पाकर जिद हुआ था। मैं बता रहा हूँ दारम जान, अब तो मुझे डांट नहीं सकते। सैमी ने उंगली उठाकर दारम को खबरदार किया। अच्छा, आप कौन सा इनकलाब आ गया है? दारम उसे लेकर साइड टेबल के पास आया, फिर टेबल के गिर्द रखी कुर्सी पर टांग जमाकर बैठते हुए कदरी भारी रोबदार अंदाज में सवाल कर गया। ऐसे घूरो मत, तुम्हारी जैसी चलती फिरती अजाब जैसी लड़की के ऊट पटांग हरकतों पर बंदा डांट ही सकता है। 21 टोपों की सलामी तो देने से रहा। दारम इत्मीनान से पानी का बोतल उठाकर ढक्कन खोलते हुए बोला। तुमने मुझे अजाब कहा? सैमी ने फिर से लहंगा छोड़कर कमर पर हाथ जमाए। हाँ कहा, सिर्फ अजाब ही नहीं, अजाबों का बाप हो तुम, बल्कि तुम सजा हो। भूरी बिल्ली, हर जगह मेरी इज्जत का जनाजा इस जान के साथ निकालने पहुंच जाती हो। दारम मुठियां भींच गया था। मैं दादी जान को बताऊंगा। दादी जान ने कहा था अभी कल मैं तुम्हारा हो रहा हूँ, और अब तुम मुझे नहीं डांटोगे, लेकिन तुम मुझे डांट रहे हो। और हो क्या, क्या कहा? कल तुम मेरी हो रही हो, इस बात से क्या मतलब? खुदा ना खास्ता मेरा दिमाग इतना फारिग तो नहीं हो गया जो मैं कल तुम्हें गोद लेने वाला हूँ। दारम ने उसकी बात काटकर उल्टा सवाल किया। दादी जान ने कहा है कल मंगनी हो जाऊंगा मैं तुम्हारा, फिर तुम मुझे डांट नहीं सकते। सैमी मंगनी को न जाने क्या समझ रही थी। मंगनी हो जाऊंगा से क्या मतलब है तुम्हारा? दारम को खतरे की घंटी बिल्कुल पास बजती मालूम हो रही थी। यही दादी जान ने कहा है कल फंक्शन जब मैं तुम्हारा मंगनी हो जाऊंगा, फिर तुम मुझे डांट नहीं सकते। तुम्हें मेरी केयर करनी होगी और मुझे चॉकलेट भी लाकर देनी होगी। और ए मोहतरमा, एक्सप्रेस ट्रेन कभी ब्रेक पर पैर रखे इतनी डे ड्राइविंग अच्छी नहीं है। दारम ने हाथ उठाए। और तुम जैसी फसाद की जड़ चलती फिरती आफत से मंगनी करती है मेरी घर की मासी, तुम्हारी केयर करती है मेरी जूती, और चॉकलेट की जगह जो 2 चुटकी जहर ना ला दूँ तुम्हें मैं। लेकिन इस सबसे पहले मैं अम्मा जान के पास से हो आता हूँ। दारम उसे अच्छे से झिड़कता, बिना सैमी पर एक नजर डाले दंदनाते हुआ अम्मा जान के टेबल की तरफ बढ़ा, जहाँ सारे बड़े बैठे थे। तुम ये करोगे दारम जान, बिकॉज आई हैव अ आइडिया एंड आई नो हाउ टू डील विद यू। सैमी के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट रखा थी। दादी जान, दादी जान, ये भूरी बिल्ली क्या कह रही है? दारम सबको मौजूद देख अटका था। तो सैमी बेटा ने आपको बता ही दिया, ये बच्ची भी ना। अम्मा जान ने नफ़ी में सर हिलाया। हाँ, कल हमारे छोटे शहजादी की हमारी गुड़िया सैमी से मंगनी है। साइमा बेगम ने दारम का माथा चूमा। मगर अम्मी जान। दारम ने भी यकीनी से उन्हें देखा, जबकि बाकी सब उसकी बौखलाहट से महसूस हो रहे थे। ठीक है, तुम्हें नहीं करनी तो ना करो। तुम्हारे स्कूल का वो कौन सा दोस्त है? हाँ याद आया, काशिफ, बड़ा प्यारा बच्चा है।
उस दिन पेरेंट्स मीटिंग में मिला था। यकीन करें अम्मा जान, बड़ा ही कोई नेक समझदार बच्चा है। उससे कर देते हैं अपनी सैमी की मंगनी, बल्कि निकाह कर देते हैं। साइमा बेगम ने राय दी, साथ कनखियों से अपने सपूत को देखा जो उन्हें घूर रहा था। वो दानम की काशिफ से कारखाना और सैमी से अटैचमेंट दोनों समझती थी, इसलिए ये तरीका अपनाया। अम्मी जान, काशिफ और शरीफ। दारम का तो मानो सदमे से मुंह ही खुल गया था। दादी जान, वो काशिफ बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। एक नंबर का आवारा और बदतमीज है वो। स्टडी करता नहीं, बस स्टूडेंट को परेशान करता रहता है। और टीचर की इज्जत कैसे करते हैं ये तो इसे पता ही नहीं है अंकल। दारम अम्मा जान से बात करते हुए हसन कमाल के पास आया। अब क्या कर सकते हैं बेटा? हसन कमाल ने बेचारगी जाहिर की। आप लोगों को जो करना है करें, लेकिन मैं उस काशिफ को सैमी के पास भी भटकने नहीं दूंगा। दारम गुस्से से बोलकर तन सन करता वहां से वॉकआउट कर गया था। पीछे सारे बड़े इसकी मासूमियत पर मुस्कुरा कर रह गए। वाल आज से तकरीबन 3 महीने पहले इसी जगह, इसी तरह चांद की दूधिया रोशनी में खूबसूरत प्यार मोहब्बत मनोमौसीकी की जो यादगार पे महफिल लगी थी, बेमिसाल महफिल लगी थी। उसमें अपनी आवाज़ के जादू से सहर तारी करने वाले, रंग भरने वाले। बस कर दे हमें पूरे इलाहाबाद की सैर कराना। मेरे भाई, और सीधे बेग हाउस के गेट पर आ। मेरा मतलब है सीधा मुद्दे की बात कर। नकीब उस बातूनी कज़न के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, जो बाल की खाल उतारने पर तुला था। वही तो आ रहा था भाई। कज़न साहब के सियाह के हंसे। तो आ ना यार, किसने तुझे गली मोहल्ले की सैर करने को कहा है? नकीब बेदारगी से बोला। हाँ, तो कहना था कि उस दिन महफिल में रौनक हम मर्दों ने लगाई थी, आज आप खवातीन की बारी है, तो शुरू हो जाएं। कज़न साहब की राय पर सबने हाँ में हाँ मिलाई थी। वैसे ईमान की बात की जाए तो उस दिन शहर के साथ कानों का हशर भी हुआ था। नकीब ने कनखियों से दानियाल को देखा, जो अपनी चंद घंटा पहले बनी बीवी को देख रहा था। अपने आप को आलमी सिंगर समझने वाले जनाब नकीब बहरोज बेग की ज़ौजा मोहतरमा से शुरू करते हैं। आखिर हमें भी तो पता चले। खुद को उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के शागिर्द समझते मोहतरम के निस्बे बेहतर की आवाज़ का क्या आलम है। दानियाल ने बड़े आराम से निशा को फंसाया था। भाई मैं। निशा सबके अचानक उल्टी करने पर बौखलाई। रहने दो, ये सिर्फ लोगों के दिल जला सकती हैं, कुछ सुना नहीं सकती। नकीब नरूठेपन से बोला। क्यों नहीं सुना सकती? देखो, मेरी भाभी को हल्के में मत लो। चलो निशा, शुरू हो जाओ। आखिर तुमने भी बचपन में नकीब से जिद लगाकर गिटार प्ले करना सीखा था। वो हुनर कब काम आएगा? फरजाना ने फौरन नकीब को घूरते हुए निशा की हिमायत का रोल अदा किया। पर आप ही कहा ना इसे नहीं होगा, फिर मोहतरमा को मेहमान देखने होंगे। नकीब तंज करने से बाज नहीं आ रहा था। भाभी, इस बात पर तो भाई के लिए कुछ इशात कर ही दें। सबकी पुरजोश सिफारिश पर निशा ने गिटार गले में डालते हुए एक नज़र उसे देखा, जो खफा खफा सा चांद को देख रहा था। उसकी बेनियाजी पर निशा का मन किया यहाँ से भाग जाए, लेकिन गलती अपनी थी, सो मनाना भी था। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा ना था। निशा ने नजरें उठाकर उस दुश्मन जहां को देखा, लेकिन वो पहली ही नज़र में अपनी नज़र हटा चुका था। सो पूर्व उम्मीद नजरें वापस गिटार की तार की तरफ मुड़ गईं। दिल की डाली पे कलियां सी खिलने लगीं, जब निगाहें निगाहों से मिलने लगीं। नकीब ने वापस अपनी नजरें उस जालिम हसीना पर गाड़ी, जो मुंह लटकाए गाने में मगन थी। दिल तो कर रहा था सारी नाराजगी भाड़ में भेजकर उसे अपने अंदर छुपा ले, लेकिन होटल में गुजरे मुसलसल इंतजार के 3 घंटे नकीब को आइंदा के लिए खबरदार कर रहे थे। इसलिए दिल पर पत्थर रखकर नजरों से प्यास बुझाने लगा। जगमगाती हुई चांद की रात है या सितारों की बारात है। निशा सबकी तालियों के दरमियान गिटार से उंगलियां हटाते हुए उसकी तरफ वापस देख गई, जो शिफा में बिजी था, जैसे निशा ने ये गाना खुद के लिए ही गाया हो। भाभी, ये किसके एहसास में था? दानियाल ने आंखों से नकीब की तरफ इशारा किया। शिफा के लिए। निशा से पहले नकी ने जवाब देते हुए माँ के पास जाने के लिए बेताब शिफा को फरजाना की तरफ बढ़ाया। क्यों भाई, आपके लिए भी हो सकता है। किसी मनचले कज़न की आवाज़ पर सबने हाँ में हाँ मिलाई। भाई, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। नकीब ने ठंडी आ भरी। खैर, आगे बढ़ो। हाँ तो भाई, अब दानीन की बारी है कुछ बोलने की, वरना कल नकी भाई की तरह दानिश भी मुंह से जाके ना बैठ जाए। दानियाल ने खदशा जाहिर किया। भाई मैं। जी आप। जवाब दानिश की तरफ से आया था। दानियाल भाई, मैं बता रही हूँ, मैं आपसे भी बुरा गाती हूँ। दानीन ने राह फरार चाही।
चलेगा। जवाब फिर से दानिश की तरफ से था, जिस पर जहां सबने हूटिंग की वहीं दानीन आंखों से दाई को कच्चा जमाने का इरादा रखती थी। लेकिन भला हो दानिश की पुरशौक नजरों का, जिनका मुकाबला दानीन के बस के बाहर था। दानीन, बता रही हूँ, कुछ उल्टा सीधा नहीं। फरजाना ने पहले वार्न करना अपना फर्ज समझा, वरना दानीन से कुछ भी उम्मीद कर सकता है बंदा। अगर तुम तक पहुंच जाए तो बस इतना समझ लेना, ये उन जज्बों की खुशबू है जिन्हें हम कह नहीं सकते, मगर तुम जो इजाजत दो तो चंद लफ्ज़ों में कह डालूं कि तुम बिन जी नहीं सकते, कि तुम बिन मर नहीं सकते। दानी ने बिना रुके रवानी के साथ एक ही सांस में आंखें मीचे पूरी गजल का सत्यानाश मारा था। दानीन, कोई ट्रेन छूट रही थी तुम्हारी जो एक सांस में पूरा पढ़ डाला? फरजाना ने उसे घूरा। हाँ, जैसे 1 मिनट में पूरी गजल पढ़ने का गिनीज वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री में नाम लिखा जा रहा हो। दरक्षा ने उसे आड़े हाथों लिया। बाकी सबका भी यही आलम था, खासकर दानिश कितने अरमान थे, उसके सब एक ही लाइन में फौत हो गए। तुम्हें तो मैं कल बताऊंगा, दानिश ने दिल में ओहद लिया। नक्की ठीक नहीं कर रहे हो तुम निशा के साथ। फरजाना सबको दरक्षा की तरफ मुतवज्जा देख नकीब के पास झुकी। तुम ना ज्यादा उसकी तरफदार ना बनो, जितनी ज्यादतियां उसने मेरे साथ की है ना, लिखने बैठी हूँ तो कलम पेपर्स खत्म हो जाए, लेकिन मोहतरमा के मुझ मासूम पर किए मजालिम खत्म ना हो। नकीब जानकर ऊंची आवाज में बोलकर दूसरी तरफ मुतवज्जे हो गया। आप ही अब, निशा ने रोनी सूरज बनाई। आप कुछ ऐसा करो कि मेरा भाई पहली ही बॉल भी क्लीन बोल्ड हो जाए, बस। फरजाना के आइडिया पर निशा ने समझी से उसे देखा। मतलब शौहर तुम्हारा है, मतलब मैं कैसे जान सकती हूँ? तुम्हें मालूम होना चाहिए बेवकूफ़। फरजाना ने सर पर हाथ मारा, फिर वापस महफिल की तरफ मुतवज्जे हो गई, जहाँ बड़ी मुश्किल से दरक्षा ने सबसे जान छुड़ाई थी, लेकिन दानियाल कल से उसे छोड़ने का इरादा बिल्कुल नहीं रखता था। दादी जान, अभी आप सैमी को ब्यूटीफुल सी रिंग पहनाएंगी तो सैमी दारम जान का हो जाएगा। सैमी ने सोफे पर बैठने के बाद 5वीं मरतबा सेम सवाल किया था। अभी पूरी फैमिली खानदान वाले स्टेज पर जमा हुए थे। अम्मा जान दरमियानी सोफे पर दरमियान में बैठी थीं। उनके दोनों जानिब सैमी और दारम बैठे थे, जबकि एक साइड सोफे पर दानीन दानिश, दूसरी तरफ दानियाल दरी। हाँ मेरे बच्चे, दादी जान ने प्यार से डार्क ग्रीन कलर के फ्रॉक में बालों को खुला छोड़े चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमियत लिए, जबकि भूरी आंखों में ढेरों इश्तियाक लिए खुद को देख रही सैमी के सर पर हाथ फेरा। साथ दारम के गिर्द भी हाथ फैलाया था, जो सबको खुद को देखता पाकर नर्वस हो रहा था। ऊपर से सैमी का बार बार मैं दारम जान का हो जाऊंगा जुमला। फिर ठीक है अम्मा जान, मैं दारम जान से अपनी कंडीशंस क्लियर करूंगा। आप नहीं जानते, बहुत डांटते हैं वो मुझे, और खड़ोस की तरफ रूडली बात करते हैं वो मुझसे। सैमी मैडम की नई डिमांड पर जहाँ सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैली, वहीं दारम उछल के सोफे से खड़ा हुआ था, जैसे बिच्छू ने डंग मारा हो। मैं तुम्हारे साथ मंगनी करने के लिए मरा नहीं जा रहा, कंडीशंस रखें मैडम। दारम ने हंकारा भर के कीना तोड़ नजरों से उसे देखा। मैं रखूंगा, सैमी अपना फ्रॉक संभालती जिद्दी लहजे में बोली। एवी रखूंगा, दारम ने उसकी नकल उतारी। और ये कंडीशंस रखने से पहले मेरे कंधे तक आ जाओ, जमीन से होगी नहीं है मैडम कंडीशंस रखेंगी। दारम ने आज सीन चढ़ाए। दादी जान, मैंने नहीं होना दारम जान का। सैमी धप से सोफे पर बैठी। ना मेरा बच्चा, और दारम पूछो इसे कंडीशंस। अम्मा जान ने आंखों से तंबीह की। सारी नौटंकी ना इस भूरी बिल्ली पर खत्म होती है, बको। दारम दांत के बीच सैमी को पीसते हुए बोला, फिर शहरोज साहब के कंधे पर हाथ रखने पर कदर संभल कर गोया हुआ। अच्छा फरमाए मोहतरमा दुर्रे शहवार साहिबा। दारम के बोलने की देर थी। सैमी कल के बनाए मंसूबे पर फौरन अमल पैरा हुई। नंबर 1, तुम्हें अब मेरी केयर करनी होगी। नंबर 2, मेरे लिए चॉकलेट लाना होगा। नंबर 3, मेरे साथ बास्केटबॉल खेलना होगा। नंबर 4, स्कूल में मेरे साथ अपना टिफ़िन शेयर करना होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, मेरे साथ पोलाइटली बात करना होगा। सैमी ने एक एक से उंगली पर सारे काम गिनाए, जबकि दूसरी तरफ दारम एक अबरू उठाए उसकी लिस्ट सुन रहा था। अम्मा जान, मैं मंगनी कर रहा हूँ या इसे गोद ले रहा हूँ? कंडीशन लिस्ट तो देखे मैडम की। दारम से घूरते हुए बोला। सैमी के मासूम शराइत सबको मुस्कुराने पर मजबूर कर गए थे। दारम जान, यू हैव टू एक्सेप्ट। सैमी दोबारा सोफे से खड़ी हुई। अच्छा, लेकिन मैं किस खुशी में पागल होकर कबूल करूंगा? दारम, अम्मी जान, यार मुझसे ऐसा कौन सा नाकाबिले फरामोश नाकाबिले माफ़ी गुनाह अजीम हुआ है जो इतनी बड़ी मुसीबत मेरे सर डाल रही हैं,
और मैं क्यों दुरे शहवार मोहसिन साहिबा की अतातो फरमा बरदार का अजाब झीलूं? मतलब हद है यार, मंगनी ना हुई गुलामी हो गई। दारा साहिबा बेगम की आवाज़ पर झिलाया था। ओके बच्चों, बहुत हो गया, अब जल्दी से वापस बैठो, रस्म करनी है, मेहमान को देखना है। अम्मा जान ने ज़बरदस्ती दोनों को बिठाया। एक मिनट अम्मा जान, ऐसे कैसे? आप भी इस बूढ़ी बिल्ली से कहें कि आज ही मुझे परेशान ना करें, मेरी सारी बातें माने एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे आप कहकर मुखातिब करें और मेरे नाम से जान का हिक्का हटा दें। दारन ने अपने शराइत की लिस्ट आगे की। आखिर वो क्यों पीछे रहता? तुम इतने छोटे हो तो मैं आप नहीं कहूँगा और जान ही कहूँगा। सैमी नाक सुकेड़ कर बोली। तुमने फिर मुझे छोटा कहा। अगर मैं छोटा हूँ तो मुझसे मंगनी क्यों करी हो? जाकर किसी दादा आदम के ज़माने के बंदे से कर लो ना मंगनी। दारम ने मुफ्त की सलाह दी। अच्छा बहुत हुआ, अब दोनों की आवाज़ ना आए। पता नहीं बेग हाउस के हवा की तासीर है ये कि यहाँ के सारे जोड़े हर वक्त चूंच लड़ाते रहते हैं। सुगरा बी की कड़क आवाज़ पर दोनों दुबक के बैठे थे। फिर अम्मा जान ने दोनों को अंगूठी पहनाई। मुझसे अक्लमंद तो ये सैमी निकली। मंगनी पर चढ़ाई तो मेक मैं हूँ, निकाह भी थाने से निकली वारंट की तरह किया था। ये शराइत वाला ख्याल मुझे क्यों नहीं आया? दानी ने अपनी चूड़ियों के साथ खेलते हुए ऊंची आवाज में बड़बड़ाई। क्योंकि आप सैमी जैसी इंटेलिजेंट नहीं। दानिश ने झट सरगोशी की। लेडीज हाई हील्स भी पहनती हैं ताकि वक्त ज़रूरत उसे ऐसे भी इस्तेमाल करें। दानी ने जोर से सैंडल दानिश के पैर पर मारी और बेचारा कर रहा भी नहीं सका था। इस बात का जवाब तो मैं तुम्हें कमरे में दूंगा रेड चिली। दानिश ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ धमकी दी। तुमसे बात करती है मेरी जूती। दानी नहूसत से बोली। उसका फ्रंगन डेट वाला फतूरा अभी तक जहन से नहीं निकला था। खामोशी आपके सारे राज खोलती है। आप खुद तो टॉकेटिव हैं, आपकी जूती भी बोलती है। दानिश अपने पैर का दर्द खामोश करके शरारती हुआ। निहायत ही वाहियात थर्ड क्लास शायरी थी। कौन सा मेरी थी? असल गज़लें आज सुनाई जाएंगी जब शेरनी मेरे पिंजरे में होगी। दानिश ने कंधा मारकर दानीन को डराना चाहा, जिस पर वाकई दानीन का कलेजा मुंह में को आया था। मैं बता रही हूँ अंग्रेजी बाबू, तुमने ऐसी फजूल बातें की तो मैं अभी रुखसती कैंसिल कर दूंगी। दानी ने दब्बों से धमकी दी। मोसिल मंजिल कौन सा मार्च पे है, उठा कर ले जाऊंगा। दानिश आज न जाने किस मूड में था। अब के दानी ने जवाबी कार्रवाई करने से गुरेज किया। नक्की क्या है? कब तक मुंह सुजाए घूमेंगे? कुछ तो ख्याल करें। आई स्वेयर मैंने जानबूझकर वो सब नहीं किया एंड आई एम सॉरी। निशा पूरे फंक्शन में से खुद को इग्नोर करता देख रूहान से हुई थी। मैं मुंह सुजा कर घूमूं या सजा कर, तुम्हारी बला से जैसे भी घूमूं तो मैं उससे क्या? तुम जाओ अपने मेहमान देखो। नकीबा मुश्किल उसके दो अच्छा हुस्न से नजरें चुराते हुए लापरवाही से बोला, वरना व्हाइट एंड लाइट पिंक कलर के पाँवों को छूती फ्रॉक में ढीले जूड़े के साथ डिसेंट मेकअप, लाइट ज्वेलरी, नकीब के दिल के तार छेड़ते नाजुक झुमके पहने सामने खड़ी लड़की नकीब का ईमान डेल डोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। पूरे फंक्शन में घूमकर नजरें उसी का तवाफ कर रही थी। नक्की ऐसे तो ना कहें, निशा बेबसी से बोली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे इस बंदे की नाराजगी से क्यों इतना फर्क पड़ा है। मेरी एक हफ्ते की इग्नोरेंस तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, थक गई हो? नकीब ने थोड़ी सी पकड़ के उसका चेहरा ऊंचा किया। मैं तो 6 महीने से तुम्हारी बेनियाजी बर्दाश्त कर रहा हूँ और मज़ीद 6 साल तक भी करते हुए नहीं थकूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारा वजूद नहीं, तुम्हारी दिली रजामंदी चाहिए, वो भी पूरी मोहब्बत के साथ, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत पर मेरा हक है। नकीब मजबूत लहजे में बोला। हाँ, लेकिन उन 3 घंटों के इंतजार ने मुझे ना सिर्फ थका दिया था, बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी अहमियत का भी एहसास करा दिया। जहाँ हर आहट पर मुझे तुम्हारी आमद का गुमान हुआ था, हर कदम की चाप पर मेरी बेचैनी में इजाफा हुआ था, हर हवा के झोंके में मैंने तुम्हारी खुशबू तलाश की थी, लेकिन तुम नहीं आई। और जानती हो, जब मैं इंतजार का अजाब भुगत कर वापस आ रहा था, वहाँ के वेटर ने जिन नज़रों से मुझे देखा, मन किया चिलो भर पानी में डूब कर मर जाऊं। नकीब के लहजे में गुस्सा नहीं था, सिर्फ नाराजगी ही नाराजगी थी। निशा बस नजरें झुका गई। आई एम सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं है। नकीब उसके झुके सर को देखकर नरम पड़ा। तभी फरसाना वहाँ एक सेहतमंद सी उधेड़ उम्र की औरत को लेकर फौरन हाजिर हुई। चाची, ये नकीब और निशा हैं, इनकी शादी 6 महीने पहले हुई है और ये मेरी चाची सास हैं। फरसाना ने दोनों फरीकीन का तारुफ कराया। निशा नकीब झट उन्हें सलाम कर गई थी, जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए दोनों के सर पर हाथ रखा था।
बड़ी खूबसूरत जोड़ी है भाई। सुना है आपकी कोई बेटी भी है? उन्होंने मुस्कुराकर सवाल किया। जी, शिफा नाम है। शिफा के नाम पर नकीब के मुंह में मिश्री घुली थी। अच्छा, बड़ा प्यारा नाम है। फिर तो शिफा का कोई बहन भाई भी आने ही वाला होगा। आंटी जी के नकीब के आगे इतने बेबाक जुमले पर निशा का चेहरा शर्म से लाल हुआ था। जी, अभी तक तो नहीं है। नकीब उसे शर्म से लाल होता चेहरा देखकर दिलकशी से मुस्कुराया था। हाँ तो भाई, और कब हमें गुड न्यूज़ मिलेगी? अब तो शिफा भी 1.5 साल की होने वाली है। फरजाना ने मौके का फ़ायदा उठाना चाहा। इंशाल्लाह बहुत जल्द। और तुम्हें कोई स्टेज पर बुला रहा है, मैं चलता हूँ। नकीब अपनी जीभ मिटाने के लिए फरजाना को घूर गया, फिर निशा का ख्याल करके अपने ब्लेजर ठीक करता वहाँ से निकल गया। फिर तीन बातों के बाद फरजाना भी वहाँ से चली गई थी। मुझसे वाकई आपके मामले में बहुत लापरवाही हुई है, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगी, वो भी शुरू से। निशा दिल में प्लान बनाती स्टेज की तरफ बढ़ी। हैं? कहीं मैं गलत कमरे में तो नहीं आ गया? दानिश ने सर खुजाते हुए दुल्हन से सजे कमरे में बैठी अपनी दुल्हन को देखकर ऊंची आवाज में बड़बड़ाया। फुल चार्ज फटने के लिए तैयार अंदर मौजूद हो, फिर भी इतनी खामोशी। फिर भी कमरे की हर चीज़ पर सही असी साला मौजूद है। दानिश ने आंखें फाड़ कर कमरे की सजावट को देखा। उसके ख्याल में तो कमरा कबाड़ खाना बन जाना चाहिए था। आखिर उसने दानिश को स्टेज पर इतना तंग किया था। लेकिन कमरे की सलामती बेड पर शर्माई घबराई 2 हाथ का घूंघट निकाले बैठी दुल्हन तो कोई और कहानी सुना रही थी। खैर, मेरी रेड चिल्ली इतनी छोटी इतनी मोटी कब हो गई? हैरानी की बात है। दानिश शेरवानी का बटन खोलते हुए बड़बड़ाया। हाथ उसके बटन खोल रहे थे, जबकि हैरान नजरें बेड पर जमी थीं, जहां लाल घूंघट निकाले दुल्हन साहिबा तशरीफ फरमा थी। हैरानी इस चीज़ की थी, दुल्हन की जसामत दानिश के हिसाब से दानीन के मामूल के फिगर के दुगनी थी। आई थिंक शरारे की वजह से है। दानिश सोचता बेड के करीब पहुंचा। अस्सलामुअलैकुम रेड चिल्ली, आई मीन माई ब्यूटीफुल वाइफ। दानिश साइड कुशन उठाकर दुल्हन के रूबरू हुआ। यार, एटलीस्ट सलाम का जवाब तो दे दें, नेकी है। आई अंडरस्टैंड आप डिसेंट और टिपिकल मशरी की दुल्हन बनने की कोशिश कर रही हैं, बट स्टिल सलाम का जवाब तो। आ कुछ शौकी से बोलते हुए जैसे ही दानिश ने घूंघट पलटा, वहां दानीन की जगह मोटा टेडी बियर देखकर उसकी चीख निकल गई। हाँ, अंग्रेजी बाबू। अफसोस, टेडी बियर बात नहीं कर सकता, वरना वो जवाब जरूर दे देता। हाँ हाँ, इट्स रियली फनी। दानी पर्दे के पीछे से निकलकर सोफे पर लौट पाट हो रही थी। यू रेड चिली, आपने आपने दानिश तनफन करता सोफे की तरफ आया, जहां वो हंस हंस कर लाल हो चुकी थी, लेकिन कहकर रुकाए नहीं रुक रहा था। दानीन, स्टॉप लाफिंग। दानिश ने मुट्ठियां भींची। दानीन, आई सेड स्टॉप लाफिंग। दानिश ने उसे मुसलसल कहका लगाते देख बाजू से पकड़कर अपने मुकाबिल खड़ा किया। हाँ कर दियो दानी, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं? दानिश उसे अभी भी ना रुकता देख बेचारगी से बोला। क्यों? मेरी बारी में हाउ कुड यू? अपनी बारी में क्या? दानी अपनी हंसी रोकते हुए कड़े तेवर लिए उसे घूर गई। मैंने क्या किया है? दानिश के तेवर देखकर हैरान हुआ। बड़ा शौक था ना अंग्रेजी बाबू तुम्हें फरंगिनों के साथ डेट शेट मारने के बाद यहाँ आके शरीफ बच्चा बनने का, तो करो मुंह दिखाई अपनी फिरंगन के साथ। दानीन बहरोज बेग तुम्हारे फरिश्तों को भी नसीब नहीं होगी। सवाल तो सुनो, मैंने क्या किया? दानीन ने नकल उतारी और दूसरी पल दानिश ने उसका हाथ खींचकर अपने करीब करते हुए कमर पर सख्ती से अपने बाजू बांधे। दानीन मोहम्मद दानिश कमाल मुझे पिल चुकी है, बल्कि अभी वो मेरे कमरे में मेरी बाहों में मेरे लिए हेड टू फुट सची मेरे रहमो करम पर मेरे इतने करीब खड़ी है कि मैं उसकी सांसों की खुशबू क्या धड़कन की रफ्तार तक गिन सकता हूँ। दानिश एक हाथ उसकी कमर पर बांधे दूसरे हाथ से साइड पर ढलक रही बिंदिया को ठीक कर गया। दानीन आगे फाड़े बस उसके कॉलर बोन को देख रही थी। माय डियर स्वीट डार्लिंग वाइफ, शेरनी कितनी भी खराट और खतरनाक क्यों ना हो, हुकूमत जंगल पर शेर ही करता है। अब ये और बात है कि शेर पर शेरनी की ही हुकूमत चलती है। दानिश ने झुक के दानीन के नाक के साथ अपनी नाक रगड़ी, जिस पर दानीन की मध्यम चल रही सांसें बिल्कुल ही रुकने लगी थीं। देखो अंग्रेजी बाबू, तुम मेरे साथ ऐसा। दानीश बा मुश्किल बोल रही थी जब दानिश के मुंह पर अपनी शहादत की उंगली रखकर खामोश करवा गया। आज आप अपने अंग्रेजी बाबू से ऐसा वैसा जैसा कैसा हर तरह की हरकतों की उम्मीद रखें।
दानिश का लहजा शरारत के साथ गंभीर भी था, जो दानिश की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा गया। असल जान तो उसकी तब निकली जब दानिश ने मुस्कुराते हुए उसे बाहों में उठाकर बेड की तरफ बढ़ा। खुदा गवाह है, आपके अंग्रेजी बाबू ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की को देखा है, उसी को चाहा है, उसी से मोहब्बत की है, उसी से लड़ाई की है, उसी से शादी की है और इंशाल्लाह इसी को अपने 3-4 अंग्रेजी मिक्स देसी कॉम्बिनेशन वाले बच्चों की माँ बनाएगा। दानिश ने दायां आंख दबाकर दानिश को बेड पर बिठाया, जिस पर दानिश शर्म से लाल होती झट उसके सीने पर एक मुक्का रसीद कर गई। मेरा अंग्रेजी बाबू कहाँ है? मुझे मेरा अंग्रेजी बाबू ला कर दो, क्योंकि रेड चिली का अंग्रेजी बाबू बेबाक, बदतमीज और छिछोरा बिल्कुल नहीं है। दानिश माहौल का असर जाहिर करने के लिए पुराने टोन में बोले, जिस पर दानिश झट से उसे खींचकर अपने करीब कर गया। वो तो पहले की बात थी माय रेड चिली, अब आपके अंग्रेजी बाबू से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकती हैं। देखो, फैलने की जरूरत नहीं है, पहले मुंह दिखाई निकालो। दानिश उसके सीने पर हाथ जमा कर पीछे हुई। ओके, फिर कल रात जो आपने एक सांस में वो पता नहीं क्या पढ़ा था, वैसा कुछ पढ़कर सुनाए। दानिश उससे दूर होता आराम से बोला। रात की बात थी, चलो निकालो गिफ्ट। दानिश ने चुटकी में बात उड़ाई। फिर गिफ्ट भी गया, समझे, आखिर मैं आपका चेहरा देख ही चुका हूँ। दानिश पर तो फर्ज था दानिश की ईंट का जवाब पत्थर से देना। तुम बहुत वो हो अंग्रेजी बाबू। दानिश ने मुठ्ठियां भींची। अब वो अपने मुंह दिखाई तो किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए गला साफ करते हुए शुरू हुई। सांसों का सफर तुमसे तुम तक, हाँ मेरी मोहब्बत भी तुमसे तुम तक। जज्बा इश्क सच्चा ना होता तो रास्ता बदल लेते, मेरे रास्तों का गुजर तुमसे तुम तक। अब निकालो मेरी मुंह दिखाई। दानिश ने हाथ आगे किया। रात के 2 बज रहे हैं, मैं लैंप ऑफ कर देता हूँ। हमेशा का देखा हुआ मुंह इंशाल्लाह सुबह देखकर दोबारा से देखकर मुंह दिखाई दे लूंगा। दानिश ने बिना दानिश की एक सुने बेड से का साइड लैंप ऑफ किया और दानिश कुछ देर अपने मुंह दिखाई का एहतजाज बुलंद करने के बाद अपने अंग्रेजी बाबू की हो ही गई थी। आखिर उसे अपने अंग्रेजी बाबू की खालिश मोहब्बत के अलावा चाहिए ही क्या था। अस्सलाम वालेकुम, इतना इंतजार कराने के लिए बहुत माजरत। एक्चुअली इकलौता हूँ तो मुझे ही सब देखना होता है। दानियाल ने बेड पर बैठते ही सलाम करने के साथ 2:30 बजे आने के लिए माजरत भी की थी। खैर, तब तक कमरा देख लेती। आई होप आपने कमरे का तफसीली जायजा भी ले लिया होगा। कैसा लगा आपको कमरा? दानियाल दूसरी तरफ खामोशी देखकर मजीद बोला, साथ हाथ बढ़ाकर दोनों हाथों को बेदर्दी से मरोड़ रही दरक्षा के हिनाई हाथ पर अपने हाथ में लिए, जिस पर वो बिदक के पीछे हुई। रिलैक्स तेरी यार, आप इतना कांप क्यों रही हैं और आपके हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं? दानियाल परेशानी से आगे होकर उसका जालीदार घूंघट उलट चुका था, फिर साइड टेबल से गिलास उठाकर उसके मुंह को लगाया। दरी, रिलैक्स, मैं सच में कोई आदमखोर दरिंदा नहीं हूँ, बल्कि आपकी तरह आम इंसान हूँ। यकीन नहीं आता तो अपनी पेन निकालें, मैं आपको अपनी उंगली से खून निकाल कर बताता हूँ। दानियाल उसका हाथ रगड़ते हुए बोला, जो बिल्कुल बर्फ हो रहे थे। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं वो आई एम सॉरी। दरक्षा अपने बेवकूफ़ी पर बिल्कुल रो देने को थी। इट्स ओके, आप पुरसकून रहें। दानियाल ने धीरे से उसका हाथ थपथपाया। वैसे यार, मैं कोई गैर या अनजान तो नहीं हूँ, बचपन से हम एक दूसरे को जानते हैं। मेरा आधा बचपन तो बेग हाउस में गुजरा है एंड नकीब के लंदन जाने से पहले तक भी मैं बाकायदा आपके घर आया करता था। स्टिल आप मुझसे इतना खौफजदा हैं? दानियाल ने हल्की फुल्की बातें करके उसे पुरसकून करना चाहा और वो उसमें कामयाब भी हो रहा था। दरक्षा बिना मुज़ाहिमत के उसके साथ लगी बैठी थी। देखा जाए तो गलती मेरी भी है, मुझे अचानक यूँ रिश्ता नहीं डालना चाहिए था, बट मैं भी क्या करूं, आप मेरे दोस्त की इज्जत थी, मतलब मेरी इज्जत थी, इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से ही रिश्ता भेज दिया। बट मंगने के बाद मुझे आपसे कांटेक्ट करने चाहिए थी, ताकि हमारी अलग से अलग बढ़ती, आपका ये डर ख़त्म होता। आई एम सॉरी। दानियाल ने हौले से कान पकड़े। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप सॉरी ना करें। दरक्षा मिनमिनाई। अच्छा, फिर कैसी बात है? आप जैसे डर रही थी, मुझे तो खुद पर एक बार शक हुआ कि कहीं मैं ड्रकोला तो नहीं। दानियाल ने अपनी बात के रद्द अमल पर दरक्षा की हैवनक शक्ल देखकर बड़ी मुश्किल से अपना कहकर रोका था। खैर बताएं, आप मुझसे डर क्यों रही थी? दानियाल अपनी घड़ी खोलकर बेड काउंट पर रखते हुए आम से अंदाज में पूछ गया। मकसद साफ दरक्षा को फ्रैंक करना था। वो दरी, आप आराम से बात करें, जैसे दानीन से करती हैं, घर के दूसरे लोगों से करती हैं। बाय द वे, मैं अच्छा दोस्त साबित हो सकता हूँ अगर आप मुझसे दोस्ती कर लें।
तो बिकॉज घर में मेरे अलावा सिर्फ मामा पापा होते हैं, तो सो इसमें आपका फ़ायदा है। दानियाल ने अपनी चौड़ी हथेली फैलाई, जिस पर दरख्शां ने डरते डरते हाथ रखा था। तो बताएं, अब आप अपने दोस्त के आने से पहले इतनी खौफजदा क्यों थीं? अकेले कमरे में डर लग रहा था? दानियाल ने नरमी से सवाल किया। न, नहीं, वो एक्चुअली माइयों वाले दिन मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं की थी ना, तो मुझे लगा आप इस बात से नाराज़ हो जाएंगे, और फिर आप कमरे में नहीं आ रहे थे, मैं और डर गई थी। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड की आप ही के साथ ऐसा हुआ था। तो दरख्शां ने डरते डरते खुद को देख रहे दानियाल की तरफ नज़र उठाई। तो आपको लगा मैं इतनी सी बात के लिए अपनी प्यारी सी मासूम वाइफ को अपनी शादी के रात कमरे में अकेला छोड़ दूंगा? दानियाल ने दरख्शां के करीब आते हुए आंखों के इशारे से पूछा, जिस पर दरी मैडम ने बेसाख्ता इस बात में सर हिलाया। व्हाट? यार, मैं आपको इतना जलाद लगता हूँ कि पहली ही रात खुद पर जुल्म के पहाड़ तोड़ लूं? खुद पर? जी, ये खुद पर ही जुल्म होगा। दानियाल ने नरमी से दरख्शां का हाथ थामा। दरी, मैं ये नहीं कहूँगा मुझे आपसे कोई धुआंधार मोहब्बत है, लेकिन हाँ, कुछ ही दिनों में होने का पूरे आसार हैं, बाय गॉड। दानियाल ने बोलने के साथ ही गोल्ड की नाजुक हार्ड डी के नाजुक डिज़ाइन वाले ब्रेसलेट का हुक लॉक अनलॉक किया था। खैर चलें, उस दिन ना सही आज कुछ सुना दें। दानियाल ने अपनी ख्वाहिश खुद रिपीट की। मैं? जी, आप, और कोई एक्सक्यूज़ नहीं। दानियाल ने जाए फरार के रास्ते मसूद कर दिए थे। लेकिन मैं दरख्शां ने दोबारा मुंह खोलना चाहा, लेकिन दानियाल ने आंखों से नहीं उन्हें इशारा दिया था, जिस पर बेचारी बेबसी से सर झुकाकर नजरें बेडशीट पर गाड़ गई। तेरी सूरत को निगाहों में बसा कर रखूं, दिल ये कहता है तुझे तुझसे चुरा कर रखूं, तुझे देखूं, तुझे चाहूं, तुझे प्यार करूं, तेरे रंग रूप को मैं सबसे छुपा कर रखूं, कर लूं कैद अपने दिल में तेरे जीवन को, तुझ में इश्क की जंजीर पहना कर रखूं, कोई भी जान ना पाए तेरे आंखों की गहराई, मैं तुझे ऐसी कवल झील बना कर रखूं, दिल से कहता है तेरे बाद कोई तुझसा ना होगा, मैं तुझे आखिरी तहरीर बना कर रख लूं। दरख्शां ने सर नीचे झुकाए बेडशीट की लकीरों पर उंगलियां फेरते हुए बड़े ठहराव के साथ गजल मुकम्मल की थी। वो अब भी सर नहीं उठा पा रही थी, जब दानियाल खुशी से याहू का कहका बुलंद करता हुआ उसे अपने अंदर भींच गया। दरी, यू रॉक यार, एंड थैंक यू सो मच। वो ये मेरा नहीं है, मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था। दरख्शां अपनी धड़कन की रफ्तार संभालते हुए मिनमिनाई। क्या फ़र्क पड़ता है दरी, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मेरी स्वीट वाइफ ने उसे मेरे लिए गाया है। दानियाल उसे दोबारा अपनी कैद में कर गया था। अल्लाह, मैं कितना लेट हो गया। नकीब ने कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा, जो 3 का हिंसा पार करने लगी थी। सारा काम समेटने में बेचारा लेट हो गया था। 2 फंक्शन, उसमें दानिश और दानियाल भी उसकी हेल्प करने के लिए मौजूद नहीं थे। लेट तो होना ही था। मैं कद्दू से इतना रूड हुआ था, क्या वो कमरे में वापस आई होगी? यकीनन नहीं। काश वो अभी कमरे में मौजूद होती तो मेरी सारी थकन उसे देखकर ही उतर जाती। लेकिन हाय रे मेरी किस्मत। राहदारी से गुजरते हुए नकीब की बड़बड़ाहट अरूज पर थी। लेकिन कैसी क़यामत लग रही थी। क्या होता आज के लिए मैं अपने नाराज़गी साइड पर रख देता, तो अभी मेरी कद्दू मेरे पास होती। इसीलिए बड़े बड़े आशिक मिजाज हजरात का मशवरा होता है कि मोहब्बत में दिमाग के दखल अंदाजी अच्छी नहीं है, अब भुगत। नकीब दुहाइयाँ देते हुए अपने कमरे तक पहुंचा था, फिर बड़े ही कोई बेजार अंदाज में दरवाज़ा खोलकर कमरे में कदम रखा, और पहले ही कदम पर वो सामने का मंजर देखकर स्टैचू बन गया था। आंखें अपने असल हुजम से ज़्यादा फैल गई थीं। सामने पूरा कमरा दुल्हन की तरह सजा था। जगह जगह मोमबत्तियों के साथ सुर्ख गुलाब की पत्तियों से दिल बना हुआ था। मोमबत्ती की पीली रोशनी ने कमरे के माहौल को ख्वाबनाक बनाया हुआ था। नकीब को असल झटका तो बेड पर बैठी निस्वानी वजूद को देखकर लगा था, जो बड़ा सा घूंघट निकाले बेड के वस्त में बैठी थी। या तो थकन की वजह से मेरा दिमाग काम करना छोड़ चुका है, या मैं गलत जगह पहुंच चुका हूँ। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ये कद्दू इस कदर जहन पर सवार हो गए कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा। नकीब ने सिर झटकते हुए कदम बढ़ाया था, जो वापस ले लिया। नक्की, अब इतना नाराज है कि मेरी मौजूदगी भी आपको बर्दाश्त नहीं। कोई बात नहीं, आप थके हुए हैं, आराम करें, मैं वापस चली जाती हूँ।
निशा उसे सर झटक कर वापस लौटता देख दिल बर्दाश्त हुई। फौरन अपना बाहरी लहंगा संभालते बेड से उतरी थी। वो इस वक्त बिल्कुल शादी वाले दिन की तरह तैयार हुई थी। नकीब के रद्देमल पर आंखों में आंसू भर आए थे। मुश्किल से अपना लहंगा संभालते दरवाजे की तरफ बढ़ी, जहां नकीब अपने मुंह आंख हाथ खोले खड़ा उसके रूप के असल होने का यकीन कर रहा था, लेकिन उसके अपने पास आते ही जैसे होश में आया था। अरे अरे मेरी जान, क्यों खफा होकर मेरी जान निकालने पर तुली हो? तुम्हारा ये रूप देखकर तो वैसे भी मुझे हार्ट अटैक आते रहते रहा है। नकीब झट दरवाजा बंद करके उसे अपने करीब कर गया। आप बहुत बुरे हैं नकीब। निशा ने उसके अपने आंसू पोंछने पर नकीब के सीने पर मुक्का जड़ा था। हाँ मैडम, जुल्म ज्यादती सारे आप करें और बुरा मैं हो गया। खैर चलें, आपका ये इल्ज़ाम भी सर आंखों पर। नकीब ने हौले से उसकी पेशानी पर लब रखते हुए निशा के नाजुक वजूद को अपने बाहों में उठाकर बेड की तरफ बढ़ा। आराम से उसे बेड पर बिठाकर खुद उसके आगे दराज हो गया। थकान तो निशा का ये रूप देखकर ही उतर गई थी, इसलिए अब वो काफ़ी फ्रेश था। निशा को निहार रहा था। आखिर अपनी कद्दू को दुल्हन बना देखने का अरमान आज पूरा हो ही गया था। नक्की, ऐसे नहीं देखें। निशा ने उसकी पुरचौक नज़रों से पजल होते हुए उसकी आंखों पर अपना हनाई हाथ रखा था। फरजाना ने निशा के लाख मना करने के बावजूद उसे भर भर के मेहंदी लगवाई थी। वाह, तुमने मेहंदी कब लगाई? नकीब बैठकर उसके दोनों बेल बूटों से सजी हथेली का जायजा लेते हुए पूछ गया। परसों फरजाना आप ही ने लगवाई थी। अच्छा, परसों? लेकिन मैंने कैसे नोटिस नहीं किया? नकीब हैरान हुआ, क्योंकि हर वक्त निशा उसके नज़रों के हिसार में ही थी। आपको मुंह फुलाने से फुर्सत थी जो किसी और तरफ ध्यान जाता? निशा नरूठेपन से अपना हाथ वापस खींचते हुए बोली। मेरी जान, अगर नाराज ना होता तो अभी तुम ऐसे यहाँ मेरे पास होती, और ये सब क्या होता तो तुम नहीं ना। समझा करो, नाराजगी का भी अपना मजा है, और मेरी नाराजगी जायज़ थी। नकीब ने उसका हाथ वापस पकड़ा। हाँ थी जायज़, लेकिन अब ख़त्म। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये सब मैंने नहीं, फरजाना आप ही ने किया है। वो शादी पर नहीं आ पाई थी तो उन्होंने कहा कि वो हमारा बेडरूम डेकोरेट करके अपना अरमान निकालना चाहती हैं, और कल वो आपसे तगड़ा नेक भी वसूल करने वाली हैं। बी रेडी। निशा ने तफसील बताई। बिल्कुल रेडी हूँ। इतने खूबसूरत अरमान निकालने पर तो मैं अपनी बहन को चांद पर ज़मीन खरीद दूँ। ये नेक क्या चीज़ है? नकीब ने हाल हुआ था। वैसे ये जोड़ा वगैरह भी कहीं मेरी बहन की इनायत तो नहीं, ये मैं खुद तैयार हुई हूँ आप ही के जाने के बाद। निशा ने उसकी बात बीच से उचक ली थी। क्यों? नकीब ने उसके गोद में अपना सर रखकर निशा की चूड़ियों से खेलते हुए भारी आवाज में पूछा। ताकि आप सारी जिंदगी मुझे दुल्हन बनाना देखने का ताना ना दें। अब साइड हटें, मुझे चेंज करना है। मुफ्त में फ्री हो रहे हैं। निशा ने माहौल की मानी खेजी दूर करने के घर से अपना साबका लहजा अपनाया। साथ उठने लगी जब नकीब ने उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसे खुद पर झुकाया। फ्री तो मैंने बहुत होना है आज, लेकिन पहले आप इजहार मोहब्बत करें। कसम से कान तरस गए हैं। मोहब्बत कौन सी? निशा बौखलाई। निशा, बता रहा हूँ, नहीं करती तो मैं जा रहा हूँ। मुबारक हो तुम्हें ये सब। हद है, मैं दिन में 10 बार इजहार करता, तुम एक बार में कौन सी मोहब्बत पूछ रही हो? नकीब फौरन उसके गोद से सर उठाकर बेड से उतरने लगा जब निशा ने पीछे से उसका हाथ थामा। नकी, आपके वापस आने से पहले मुझे तहमीना ने एक दुआ दी थी कि निशा, खुदा करे तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा शख्स आए जो तुम्हें बिखरने से पहले समेट ले। उस वक्त तहमीना की इस दुआ पर मैंने आमीन कहने की बजाय तंज किया था, क्योंकि मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी अपनी किस्मत से। बट मैं आज इकरार करती हूँ, वो शख्स आप है नकी, जिसने मेरी जामिद ज़िंदगी में अपनी आमद से हलचल मचाई, मुझे अपने लिए बोलने के लिए उकसाया, मेरे हर नाजुक लम्हे में मेरे साथ रहा, मुझे संभाला, मुझे बिखरने से पहले खुद में समेट लिया, मुझे समझा, मेरी इतनी हट धर्मी तंज बेजारी के बावजूद मुझसे मोहब्बत की। कभी तसव्वुर में भी नहीं सोचा था कि वो शख्स आप हो सकते हैं, या कभी आपकी नाराज़गी पर ऐसे बेचैन बेकल हो जाऊंगी। आई नेवर थॉट एवर। निशा धीमे लहजे में नकीब के कान में रस घोल रही थी। मुझे नहीं मालूम मोहब्बत क्या होती है, इसमें इंसान क्या करता है, कैसा महसूस होता है। आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई रियली I don't know either I love you or not, but I know one thing, that you are one of the most important person in my life. निशा ने नकीब को कंधे से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ते हुए पहले उसके पेशानी पर लब रखा, फिर उसके सीने पर सर टिका दिए। आपकी नाराज़गी मेरे लिए सुहानी रूह है नकी, प्लीज़ दोबारा कभी मुझे इग्नोर मत कीजिएगा।
मुझसे बात करना मत छोड़िएगा प्लीज़, आई इंसिस्ट। निशा ने ज़ोर से अपने नाजुक हाथ नकीब के गिर्द फैलाए। नकीब उसके इस अनोखे इजहार पर सरशार से उसके गिर्द अपने बाजू का घेरा डाल चुका था। कभी नहीं मेरी जान, ये दिन मुझ पर भी बहुत मुश्किल थे, लेकिन ये सब ज़रूरी था। नकीब ने उसके बालों पर लब रखे, फिर उसे खुद से अलग करके बेड पर बिठाया। अब मैं जाहिल मर्दों की तरह मर्दानगी के नाम पर नामर्दी का नमूना पेश करते हुए तुम्हें ज़ोर ज़बरदस्ती से हासिल तो नहीं कर सकता था ना। इसलिए पहले तुम्हें मोहब्बत और तवज्जो देकर अपनी तरफ राग़िब किया, फिर नाराज़ होकर अपने काम का रिजल्ट चेक किया, जो मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा आया है। नकीब उसे लेकर बेड पर दराज हुआ। मतलब ये मैडम कि कहने को तो मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मेरा तुम पर शरई कानूनी इखलाकी ब्ला 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 हक है बोलकर तुम्हें मर्दानगी के ज़ौम में हासिल कर लेता, लेकिन उस तरह करने से क्या होता? तुम्हारे दिल में जो मर्दों को लेकर बदगुमानी थी वो गिरा पकड़ जाती। इसलिए मैंने पहले अपने जाहिल तमन्ना का दिल जीता, फिर अब उसे जीत रहा हूँ। नकीब ने बोलने के साथ निशा की पेशानी पर अपने लब रखे थे। आंखों से नींदें चुराना कोई सीखे आपसे। थैंक यू नकी। निशा ने नकी से छुपने के लिए उसका कशादा सीना चुना था। प्यार में पागल बनाना कोई सीखे आपसे। नकीब खिलखिलाते हुए उसे अपने अंदर से मो गया। आपकी चाहत का ये अंदाज हमको भा गया, आपको देखा तो फूलों को पसीना आ गया। आखिरकार नकीब के इंतजार के तमाम लम्हे तमाम हुए, सब्र का फल मीठा हुआ। अम्मा जान, मैं बता रहा हूँ, मैं इस भूरी बिल्ली का कत्ल कर दूंगा। दारम लाल भभूका चेहरा लिए बड़े हॉल में दाखिल हुआ, जहां वलीमे के दूसरे दिन की दावत में दानियाल की फैमिली समेत सब बैठे थे। क्यों बेटा, क्या हुआ है? क्या किया है अब सैमी ने? हसन कमाल ने दारम को अपने नज़दीक किया। क्या किया है? अंकल जान ये पूछे क्या 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 किया है इस फसादी ने? दारम धप से उनके पहलू में बैठा। दारम, बुरी बात। साइमा बेगम ने आंखें दिखाई। मामा, आप सब मुझे ही डराएं, इस सैमी को कुछ ना कहें। दारम रूहानसा हुआ। दारम, आपके शहरोज साहब ने उसे घूरा। शहरोज, ना डांटो यार बच्चे को। मैं जानता हूँ सैमी ने ज़रूर बच्चे को परेशान किया होगा। अच्छा बताओ बेटा, क्या हुआ है? हसन कमाल ने उसकी पीठ से हिलाई। अंकल, मैं अपने दोस्तों से कंबाइन वीडियो चैट कर रहा था। सैमी कमरे में आकर बास्केटबॉल खेलने चलने की जिद करने लगी। मैंने इसे पोलाइटली कहा कि मैं अभी बिजी हूँ, बाद में खेलते हैं। आपको पता है फिर इसने क्या हरकत की? दारम ने रोनी सूरत पर आकर सबकी तरफ देखा, जहाँ सब हमतन गोश थे। क्या? अंकल, इसने मेरे हाथ से लैपटॉप लेकर मेरे सारे दोस्तों को मंगनी का बता दिया। दानव की आंखों से बस आंसू बाहर आने की कमी रह गई थी, वरना चेहरे पर रोने के सारे एक्सप्रेशन मौजूद थे। आओ मिस्टर रोन जान, लड़के रोया नहीं करते। और हाँ बीडी, मैंने दारम जान के फ्रेंड्स को बताया मैं परसों दारम जान का हुआ हूँ। पीछे से आई सैमी की आवाज़ पर सब हैरानी से उस तरफ पलटे, जहाँ हाफ स्लीव टी शर्ट पर ब्लैक ही शॉर्ट्स पहने, बालों की ऊंची ऊंची पोनी बना डाले, कमर पर हाथ रखे सैमी खड़ी दारम को घूर रही थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं दारम जान का मंगली हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखें दादी जान, दारम जान कैसे ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। और आपको पता है दादी जान, इन्होंने अपना प्रॉमिस ब्रेक करके मुझे डांटा भी। अभी कमरे में बास्केटबॉल भी नहीं खेला एंड चॉकलेट तो दिया ही नहीं। सैमी ने एक मुंह में सारी शिकायत कर डाली। दादी जान, आप इन्हें पनिश करें। सैमी ने अम्मा जान के पहले में बैठते हुए फरमाइश की, जिस पर जहाँ सबका मुंह खुला था वहीं दारम ने उसे घूरा। अम्मा जान, फिर तो पनिशमेंट सैमी को भी मिलनी चाहिए ना, इसने भी सारे काम कंडीशन के अगेंस्ट किए हैं। दारम भी मैदान में आया। मैंने कहा बाहर नहीं जाएगी, मैंने कहा मुझे आप कहकर मुखातिब करे, नहीं किया। मैंने कहा इस जान की जान छोड़ दे, नहीं छोड़ा। तो सिंपली टिट फॉर टैट हुआ, हिसाब बराबर, किस्सा ख़त्म। दारम हाथ झाड़कर ख़त्म का इशारा कर गया। दादी जान, आप इनकी मत सुने, आप बस इन्हें पनिश करें। इनफैक्ट ऐसा करें, दारम जान का बेडरूम मुझे दे दें, मैं इनके गंदे से वाइट कलर को रब करके वहाँ बेबी पिंक कलर कराऊंगा। बेड, बुक शेल्फ, राइटिंग टेबल, कर्टन्स, बेड शीट, कवर सब चेंज करके बेबी पिंक कलर का लगाऊंगा। कितना प्यारा लगेगा ना। सैमी ने दोनों हाथ आपस में मसलकर इश्तियाक से तसव्वुर में दारम के कमरे को लाया। भूरी बिल्ली, ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है, और ख़बरदार जो मेरे कमरे की तरफ रुख करके भी खड़ी हुई। बेबी पिंक कलर करेंगी, कमरा ना हुआ कोई म्यूजियम हो गया सब पिंक कलर का। दारम ने मुंह चढ़ाया। अम्मा जान, ठीक है, ठीक भी माना कि बच्ची ने आपके दोस्तों को बता दिया, लेकिन ये तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप 2-3 दिन में अपने दोस्तों को बुला लें, हम उनकी दावत कर देते हैं, मसला हल। अम्मा जान रसान से बोली। अम्मा जान,
आर यू सीरियस? दारम ने सदमे से उसे देखा। बिल्कुल बेटा। अम्मा जान यार आप समझ नहीं रही, सब हंसेंगे मुझ पर, मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैट्रिक हुआ नहीं, मंगनी हो गई। दारम बेचारगी से बोला। हैं तो बेटा इसमें कौन सी बड़ी बात है, सबकी शादी मंगनी होती है, आपकी अनोखी तो नहीं हुई। अम्मा जान दारम का मतलब समझे बगैर हैरानी से बोली। यार सबकी होती है लेकिन मुझ जैसे जितने छोटे नहीं होते। यार भाई आप ही समझाए इन्हें। दारम उठकर नकीब के पास ले आया। यार मैं क्या समझाऊं, मेरी खुद फीडर छोड़ने के बाद निकाह कराया गया, तुम फिर भी अभी 8th स्टैंडर्ड में हो। मैं तो तब स्कूल के नाम से वाकिफ ही नहीं था जब तुम्हारी खरानपुर खड़ूस आपी मेरे गले बंधी गई थी। यकीन करो तुम्हारे आपी के मुकाबले में सैमी कुछ भी नहीं है। तुम्हारी आपी तो बस अब्बू जान से मेरी चित्रौल कराती रहती थी। नकीब का अपना ही रोना था। दारम तुम्हारे भाई की हरकतें ही चित्रौल वाली होती थी। निशा गुस्से से बाप के पास जाने को बेताब शिफा को उसके गोद में देते हुए नकीब को घूर कर बोली। झूठ ना बोलो, बचपन में मुझ जैसा शरीफ पूरे इलाहाबाद में नहीं था और तुमने खामखा ही मुझसे बैर पाले बैठी थी और झूठी सच्ची लगाकर मेरी वॉट लगाती थी। नहीं, असल में तुम मेरे हुस्न से जेलस थी, तभी तो तुमने एकदम लड़कियों वाला हुलिया बना लिया था। नक्की बाज आ जाए, और ऐसे कोई शहजादा गुलफाम नहीं था आपके कोई जेलस हो। खंबे जितनी हाइट और जिस्म में गोश्त नाम की कोई चीज नहीं होती थी। कभी खुद को आईने में देखा था, मरीज लगते थे बिल्कुल हड्डी के ढांचे। निशा भी सबकी मौजूदगी फरामोश करके फॉर्म में आई। फिर क्या था, उनकी तू मैं शुरू हो गई थी। यार दानी भाई, यू आर माई लास्ट होप, प्लीज कुछ करें वरना इस भूरी बिल्ली ने मेरा रूम हड़प कर उसका नक्शा बिगाड़ देना है। दारम कुछ दूर पर बैठे दानिश और दानीन के पास आया। वैसे देखा जाए दारम तो गलती तुम्हारी है, तुम्हें सैमी की बात सुन लेनी चाहिए थी। आखिर को तुमने जुबान दी है उसे। दानिश से पहले दानीन ने लबकुशाई की। नहीं दानीन, गलती सैमी की है। जब दारम ने कहा कि वो बिजी है तो उसे समझना चाहिए और उसके दोस्तों से ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। दानिश ने दानीन की बात पे ना इत्तेफाकी जाहिर की। सैमी गलती कैसे हो गई? दारम कॉल बाद में कर लेता, पहले बच्ची के साथ खेलता तो कौन सी क़यामत आ जानी थी? या कौन सा दारम कोई करोड़ों की बिजनेस डील कर रहा था जो कोई नुकसान हो जाता? और मंगनी हुई तो हुई, कहा झूठ तो नहीं कहा ना? दानीन ने भी सबकी मौजूदगी की परवाह किए बगैर जवाब दिया। दानीन, हर बात बताने का तरीका होता है, ऐसे नहीं। अंग्रेजी बाबू मेरी समझ आ रही है, तुम अपनी जुबान से मुकर गए, मुंह दिखाई दूंगा कहकर इसीलिए हमारा दारम की हिमायत कर रहे हो। दानीन को अपने मुंह दिखाई की पड़ी थी। मैं वो आज दे दूंगा, लेकिन इन दोनों को उलझा देख दारम अम्मा जान के पास खुसर बुसर कर रही सैमी के पास गया। फिर क्या, तीनों जोड़ों ने सबकी मौजूदगी को फरामोश किए जवाबी कार्रवाई में जुट गए। सही कहा था सुगरा ने, बेग हाउस की हवाओं की ही तासीर है जो यहाँ बड़े जोड़े से लेकर छोटे तक मुंह मारी करते रहते हैं। बड़ों का कैसे जैसे तैसे सब हो गया, मुझे तो छोटों की फिक्र है। खैर चले भाई, सब मेरे कमरे में, इन्हें नहीं रुकना। अम्मा जान नफ़ी में सर हिलाती ही सारे बड़ों के साथ वहाँ से वॉकआउट कर गईं। पीछे बच्चे दानियाल और दरक्षा तो बेचारे हवलनाक शक्ल लिए बारी बारी तीनों जोड़ों की बहस मुलायसा करने लगे। वो जिस बात पे मेरा दिल डरता था, याद करके तुझे आहें ये भरता था। दिले फिरदौस के मकी माना कि मैंने एतराफ़ नहीं किया, मगर ये बात तू भी जानता है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता था। तेरी दुआओं का ही तो असर है जो आज तू मिला मुझे है, वरना कहाँ ये नाचीज़ बंदा इतना खुशकिस्मत हुआ करता था। मेरी रूह का तो सुकून है, फिर कैसे मैं भूल गया ये कि तेरे मुस्कुराने से ही तो मैं सांस लिया करता था। आज जिस मकान पे खड़ा हूँ वफा तेरी कुर्बत का असर है, वरना मैं कहाँ नज़र उठाने की भी सलाहियत रखता था। ख़त्म शुद। उम्मीद है आपको ये नॉवल पसंद आया होगा। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।